हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। GFN लिखकर भेजेंगे अगर मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं तो जल्दी से सभी लोग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग बैच अर्जुना जैन। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सही है, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आज आग कैसे बना रहे हो भाई? रिजल्ट की आग अब तक जल रही है क्या? बहुत बढ़िया। तो दो तीन अमेजिंग अमेजिंग बातें हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रिजल्ट सेलिब्रेशन। ठीक है, कल आपने देखा कि बहुत जोरदार तरीके से रिजल्ट सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और पूरे साल थ्रू आउट द सेशन जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ आके बोलते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, फिर हमें एक दिन मिलता है उन सभी की बोलती बंद करवाने के लिए, जो कि कल था। ठीक है, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, हाँ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से, वरना मैं भी उस रिजल्ट सेलिब्रेशन का हिस्सा ऑब्वियसली बनता। ठीक है, क्योंकि उस एक दिन के लिए तो मेहनत की है भाई, उस एक दिन के लिए तो मेहनत की है, तो जरूर आता, बट तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। आई होप आप सभी लोगों ने कल का सेलिब्रेशन देखा होगा और सारी कहानियां सुनी होगी। मतलब एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन या एवरी टाइप ऑफ स्टोरी वाज देयर। हर प्रकार की कहानी सर वहां अवेलेबल थी। वो बच्चे जिनके 10th में नंबर कम आए बट जेई में फोड़ा, वो बच्चे जो 10th में भी टॉपर थे उन्होंने भी जेई में फोड़ा। मतलब हर प्रकार की पॉसिबल कहानी जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करती है। वो बच्चे जिनके जेई मेंस में परसेंटाइल कम हुए बट 2 महीने का गैप मिला फर्स्ट अटेम्प्ट और मतलब फर्स्ट सेशन और जेई एडवांस के बीच में, उसमें रगड़ के मेहनत की और जेई एडवांस में सेलेक्ट हो गए, है ना। ऑल इंडिया रैंक 3 भी आई है, डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक, 4 डिजिट रैंक, जहां जहां पर जिस जिस प्रकार की पॉसिबल रैंक हो सकती है सभी बच्चों ने अपने अपने कैलिबर के हिसाब से बहुत जोरदार तरीके से परफॉर्म किया। और सल्यूट है उन सभी की मेहनत को जो लोग सेलेक्ट होकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे थे कल स्टेज पर। और सल्यूट है उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी जिन्होंने मेहनत तो की बट कई बार, जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। तो कई बार सर लास्ट दिन हम अपना मेहनत को रैंक में या नंबर्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की या वो खराब बच्चे हैं, ऐसा नहीं है भाई। उन्होंने भी मन लगाकर बहुत जोरदार तरीके से मेहनत की, उन सबको भी सल्यूट है। और वो मेहनत कहीं ना कहीं उनके काम आएगी, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मैं आप सब लोगों से, क्योंकि अभी तुम क्लास 11th में हो, कितने लोग मुझे बताइएगा प्लीज चैट में, 5-10 मिनट लूंगा फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, उस पर आता हूं अभी। बट कितने लोग कल अपने आप को इमेजिन कर पा रहे थे स्टेज पे, कि जब वो तुमने रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा होगा, कितने लोग अपने आप को इमेजिन कर पा रहे थे? जो जो इमेजिन कर पा रहे हैं ME लिख कर भेजे कि हां सर मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा था या कर पा रही थी स्टेज पर। मी, अब वो इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग थी, अगला सवाल ये है। एक बच्चे ने तो बोला हाँ यार अगले साल मैं भी यहां आऊंगा, अच्छा लग रहा है वहां पर। ठीक है, बच्चों को माइक दिया जा रहा है, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, इतने सारे क्राउड के सामने खड़े हो रहे हैं, पब्लिसिटी मिल रही है या फिर फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये सब आपने, एक होती है थोड़ी सी हल्की इमेजिनेशन, एक होती है मैं आपको जो चाहता हूं दैट इज डिटेल्ड इमेजिनेशन, कि सर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मम्मी को कौन सा नया सूट कौन सी साड़ी पहनाकर स्टेज पे ले जाना है, पिताजी को कौन सी ड्रेस पहनाकर स्टेज पे ले जाना है, कौन कौन से टीचर से फोटो खिंचवानी है, माइक हाथ में आएगा तो अपनी स्टोरी कैसे शेयर करनी है, सारे टीचर्स से बात करेंगे, सारे टीचर्स के साथ डांस करेंगे। ये होती है डिटेल्ड इमेजिनेशन। और जब एक बार आप डिटेल्ड इमेजिनेशन करते हो, जिसको हम मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, तो आपका दिमाग, आपका दिल अंदर से बोलते हैं ना, रोम रोम बोलता है कि भाई अब इमेजिन कर लिया, बहुत बढ़िया, अब मेहनत कर। ठीक है, तो डिटेल्ड में इमेजिन करो, डिटेल में, समझ में आया? डिटेल में इमेजिन कि उस दिन क्या पहनूंगा, माइक हाथ में आएगा तो क्या बोलूंगा, क्या मेरी कहानी है, क्या मैंने मेहनत की है, पेरेंट्स, टीचर्स, है ना, इन सबके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाऊंगा, फिर टीचर्स के साथ डांस करूंगा,
ये वाली रैंक लेके आऊंगा, ये मेरा टारगेट है। दिस इज कॉल्ड एज डिटेल मैनिफेस्टेशन। आज की क्लास के बाद में मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि कोई भी एक पेज लीजिएगा, जो भी आपके पास कॉपी है, ठीक है, आज की डेट डाल लीजिएगा प्लीज। आई बिलीव टुडे इज 6th of June या 5th of June, ठीक है, 5/6/2025। जो जो आप सोच रहे हैं वो यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है, उस पेज पर, और वो पेज जहां पर आप बैठकर पढ़ते हैं उसके सामने पिन कर लीजिएगा, अपने सामने चिपका लीजिएगा, जो आपके सामने 100% रहे थ्रू आउट दिस जर्नी। क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी डिटेल लिखनी है, पूरी डिटेल कि कौन से जूते, क्या कपड़े, क्या क्या करना है, ये मैं सोच रहा हूं सर, ठीक है, वो सारा डिटेल में लिखना है आज क्लास के बाद में, और फिर सामने चिपका लीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल सर, समोसे खाएंगे, डांस करेंगे, मिठाई खाएंगे, टीचर्स के साथ लास्ट में, फिर जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो खाना खाएंगे, है ना। टीचर्स को बोलेंगे कि सर एक एक मैच हो जाए क्रिकेट का, अगले दिन जब रुकेंगे यहां पर तो टीचर्स के साथ गेम भी खेलेंगे, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है कि ये मैं करना चाहता हूं, ठीक है। ज्यादा वाइल्ड इमेजिनेशन में मत जाना कि बोले सर 2-4 टीचर्स ने तो परेशान कर रखा है, उनको सर मैं थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता हूं, ये सब नहीं, मजाक कर रहा हूं, है ना। और अपनी एक रैंक जो आप सोचते हैं अपनी मेहनत के लिए कि मैं सर इतनी ऑल इंडिया रैंक, एक रेंज कि मैं 500 से 1000 के बीच में आना चाह रहा हूं, मैं 1 से 500 के बीच में आना चाह रहा हूं, मैं अगर 1000 और 2000 के बीच में आ गया तो भी मैं काम चला दूंगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये सारी बातें आपको इस पेज पे लिखनी है अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे व्हाट्सएप लैंग्वेज हो, ठीक है। तो ये काम जरूर कीजिएगा प्लीज, ठीक है, हाँ है ना। और जब हम ये सब चीजें सोचते हैं तो वो सच भी हो जाती है भाई, ऐसा नहीं है कि सच नहीं होती। आपने कुछ कुछ की पॉइंट्स नोट किए होंगे सबकी स्टोरी में, कुछ कुछ की पॉइंट्स नोट किए होंगे सबकी स्टोरी में, मैं आपके सामने फटाफट मेंशन कर देता हूं। पहली चीज, सब डाउट में होते हैं रिजल्ट से पहले। पहली चीज, सब डाउट में होते हैं रिजल्ट से पहले। आप ध्यान से सुनोगे तो मैक्सिमम ऑफ देम ने यही बोला कि सर मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, और जो कि सत्य बात भी होती है, क्योंकि आप तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, रिजल्ट का तुम्हें कैसे पता होगा। जो डाउट तुम्हारे अंदर भी है। कुछ बच्चों ने तो ये भी बोला सर क्लास 11th बर्बाद थी, जो कि मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं कि तुम भी अपनी बर्बाद कर लो फिर उसकी तरह आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ, पर मेरी क्लास 11th बर्बाद थी, अब लग रहा था कुछ नहीं होगा, बट सर फिर अपने आप को कलेक्ट किया, अपने आप को वापस से उठाया और हम कूद पड़े फिर से, सर ये रैंक में आई है। दूसरा, आपने देखा होगा कि सर शुरू शुरू में तो नंबर कम आ रहे थे, लग रहा था कि नहीं होगा, जो क्लाउड ऑफ डाउट होता है, जो कि तुम्हारे साथ अभी फील हो रहा है, समझ पा रहे हो, जो तुम्हारे साथ अभी तुम्हें फील हो रहा होगा कि यार बहुत हेक्टिक जा रहा है, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ये सारे उन सभी बच्चों के दिमाग में भी सवाल थे जब वो प्रिपरेशन में उतरे हुए थे। क्या आपने ये नोट किया कि सर एकदम मैच टू मैच सही चल रहा है अभी हमारा? समझ गए कि नहीं समझे? हमारा कैसा चल रहा है? सही चल रहा है, बिकॉज जो हम सोच रहे हैं वही तो ये भैया और दीदी सोच रहे हैं, इनके साथ भी क्लास 11th में ऐसा ही हुआ है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ऐसा होता है। कभी टेस्ट में नंबर कम, कभी टेस्ट में नंबर ज्यादा, ये भी चलते रहेंगे, है ना। बट वहां से सीखने वाली चीजें हैं कि कुछ बच्चों ने बोला सर हमने कभी कोई क्लास अटेंड मिस नहीं की, कभी भी कोई क्लास ऑनलाइन की हो चाहे ऑफलाइन की हो, हमने कोई क्लास मिस नहीं की। जो बच्चे ऑफलाइन में थे वो ऑफलाइन में सिंसियर रहे, आप सब लोग ऑनलाइन में हैं, तो आप ऑनलाइन में सीरियस रहें, सिंसियर रहेंगे, क्लास नहीं मिस करेंगे सर, है ना। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, टेस्ट नहीं मिस करेंगे, बस यही कहानी है भाई डेली बेसिस की। और आपने एक और ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो, ध्यान से मतलब कि वो बोल क्या रहा है यार, इसकी मैं बातें सुनूं तो सही, कि सर कोई रंग बिरंगी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना हमें हमारे टीचर्स करवा रहे हैं क्लास में दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और उतना करने के लिए भी हमारे पास में टाइम की कमी पड़ रही है। क्या आपने ये बात किसी के मुंह से सुनी? सिर्फ एक दो नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने ये बात बोली। शुरू शुरू में तो ऐसा होता है सर कौन सी किताब लें आप तो बता दो, ये 5 किताबों के नाम बता दो, रैंक 1 जो लानी है। मैंने कहा रुक जा भाई, जो क्लास में करवा रहा हूं उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाँ। फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर हम स्कूल के साथ मैनेज कर ले गए, कुछ बोल रहे सर हमारा डमी भी था, मतलब जो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में बढ़िया कर रहा है। बोले सर स्कूल से कोचिंग से, मतलब सॉरी स्कूल से घर आ रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तब जो टाइम हमारा वैन में या बस में बीत रहा है उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्कूल में कोई फ्री पीरियड आ रहा है तो उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहां पे टाइम मिल रहा है वहां पे भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। समझे कि नहीं समझे? तो मेरी बात
आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा प्लीज कि जो आपके साथ अभी चल रहा है वही उनके साथ चल रहा था। जो आपका मन अभी है, जो डाउट आपके मन में है, वो भी उनके साथ थे, बट उन्होंने उन डाउट के बेसिस पे अपनी जर्नी रोकी नहीं, कहीं भागे नहीं, किसी और चीज के बहकावे में आए नहीं, अपने टीचर्स पे ब्लाइंडली फॉलो किया, ब्लाइंडली फोकस किया, ब्लाइंडली विश्वास किया और आगे बढ़ते गए इस जर्नी में। जो टीचर्स ने करवाया सर हम वो करते गए और सेलेक्ट हो गए। ये बात भी आपने सबके मुंह से सुनी होगी, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और जो लोग लिख रहे हैं कि गर्ल्स कम थी, ठीक है, तुम्हारा पता नहीं मतलब क्या एक है कि कोई नेगेटिव चीज वहां से पिक करनी होती है। तो एक बार पिछले साल का रिजल्ट सेलिब्रेशन देखना, विजय दिवस वाली वीडियो देखना। गर्ल्स कम होने का एक कारण यह भी होता है बेटा कि रातों रात रिजल्ट आता है, उसके अगले ही दिन या उससे अगले दिन हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। तो लड़कियों को ट्रैवल करने में इतनी लिबर्टी या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती जितनी लड़कों को मिलती है। नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां कम सेलेक्ट हुई हैं, लड़कियां भी सेलेक्ट हुई हैं। हाँ, ये अपने आप से प्री इमेजिन मत करो। जब विजय दिवस होगा, जब इनको सेलेक्ट हुए काफी दिन हो जाएंगे, जब इनको इनकी इनविटेशन को या फिर इनको आने के लिए ट्रैवलिंग टाइम बहुत दिया जाएगा कि भाई फलानी दिन हमारा विजय दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, तब आपको आना, तब वहां पे आपको लड़कियां भी दिखेंगी। ठीक है, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऑब्जर्वेशन को, अपनी नेगेटिविटी को इतना भार मत आने दिया करो कि आप हर चीज में ही नेगेटिव ढूंढ रहे हो। ठीक है, यस और नो? तो लड़कियां भी सिलेक्ट हुई है और जोरदार तरीके से सिलेक्ट हुई है, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के में। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए प्लीज, मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन डाउन होगा, नंबर कम आएंगे, कभी कभी कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे। जैसे आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, आई गारंटी तुम्हें मैथ्स इतनी आसान लगेगी, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। क्योंकि अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो तो सर खतरनाक चीजें थी। चैलेंजर सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, एसिडिक क्वेश्चंस, लंबे लंबे सवाल, पहला चैप्टर था, पता नहीं सर क्या चल रहा था। अब देखना इसमें मजे आ जाएंगे। हाँ, फिर इसका अगला ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, फिर वो मजे फिर कम हो जाएंगे, फिर चीजें डिफिकल्ट लगने लगेगी। तो ये तो चलता रहेगा। क्या चीज सेम रहनी चाहिए? वो है तुम्हारा यहां रोज आना, टीचर्स की बातों को डेली बेसिस पे जो बताई जा रही है उनको फॉलो करना, आगे बढ़ते रहना। बाकी कौन क्या बोल रहा है उससे वी डोंट केयर। समझे कि नहीं समझे? है ना? ठीक है, WDC लिखकर भेज दो। सर व्हाट इज दिस WDC? वी डोंट केयर। हमें नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूं। और तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, तुमसे कोई रिजल्ट के बारे में पूछे तो तुम्हें तो बोल रहे हैं कि मेहनत कर रहा हूं, अब जो होगा वो रिजल्ट वाले दिन देखेंगे। यस और नो? ठीक है जी, कैन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर? यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। बट अगर आपका कोई बैकलॉग है क्लास पहले चैप्टर का, अभी आऊंगा मैं उस पर कि मेरी ड्यूटीज क्या है, आपको अब किस किस चीज का ध्यान रखना है। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरे तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ना लाइन बाय लाइन गाइडेंस दी जाती है, उसका हिस्सा भी है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपके रोल्स क्या है, मेरे रोल्स क्या है, बैकलॉग हो गया तो उसको कैसे कवर करना है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यस और नो? स्टार्ट करें? चलिए सर, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसको आप बोल सकते हो एनसीईआरटी में इसका नाम सेट्स दे रखा है, बट कई की जगह इसको सेट थ्योरी भी बोला जाता है। बोथ आर सेम, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सर दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट्स कैसे कैसे होते हैं। बट फिर भी मैं अगर आगे बढ़ूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह कि हम ये जरूर डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या रिवीजन किया। थोड़ा टाइम हमारा गैप बढ़ गया, इस बार कल क्लास होनी थी बट बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन वो क्लास कैंसिल होगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं क्लास ले भी नहीं पाता। ठीक है ठीक है। तो फटाफट बताइए प्लीज, लास्ट क्लास में हाउ टू सॉल्व एन इररेशनल इनइक्वालिटी। व्हेन आई से इररेशनल, अब सामने देखिएगा प्लीज, हेलो हेलो, एकदम सामने देखना। व्हेन आई से इररेशनल, इररेशनल का मतलब क्या है सर? एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए, है ना, एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, इस सवाल का जवाब आपको 100% देना चाहिए कि सर हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। अब एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल है? SBS सीधा स्क्वायरिंग कर दो, बस इतने से हो जाएगा। मैं आपसे इररेशनल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इररेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं। तो जो लोग लिख रहे हैं कि SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस इतना ही है। कोई डोमेन, स्क्वायरिंग करने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव वो सब केसेस, क्या ऐसा कुछ है इसमें?
नो सर, दिस इज नॉट कंप्लीट। इसके साथ बहुत सारी चीजें भी हैं, दैट इज डोमेन प्लस केसेस। केसेस कौन से सर? कि लेफ्ट मतलब दोनों साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों साइड क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, बिफोर स्क्वायरिंग, है ना, ये सब बातें। बिफोर स्क्वायरिंग दोनों साइड नॉन नेगेटिव चीजें होनी चाहिए, तभी हम स्क्वायरिंग करेंगे। अगर आपको एक साइड का साइन श्योर नहीं है तो फिर आप केस बनाओगे। समझे कि नहीं समझे? और सर दूसरी अगर भाषा में बात करें कि इसका जो मैंने तुम्हें एस क्यूब बताया, एस क्यूब, कि सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आओ, यहां कोई भी साइन हो सकता है। अब इसके रूट्स निकालो, फिर WCM लगाओ, और WCM से जो जवाब आया उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो। क्या ये मेथड आपको समझ में आता है? कि सारी टर्म्स एक तरफ लेकर आओ, यहां पर एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे रूट्स निकालने हैं, तो इस चीज को मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा, वहां से रूट निकालूंगा। अब जब ये इक्वेशन बन गई तो अब मेरे दिमाग में कौन सी फाइल चल रही है कि इर्रेशनल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। स्क्वायरिंग करके जवाब निकाला जाता है, जो रूट्स आते हैं उसको चेक भी करते हैं, बिकॉज स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। एग्री करते हो? तो रूट्स निकालेंगे, WCM लगाएंगे, जो भी जवाब आएगा उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, खेल खत्म। बस यही काम हमें करना है। यू कैन गो बाय ईदर ऑफ द वे। ये केस भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो इससे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? फिर जो डाउट आपने पूछना चाहिए था आपने तो नहीं पूछा, बट तुम्हारी तरफ से मैं पूछ लेता हूं अपने आप से। स्क्वायरिंग इन एन इनइक्वालिटी इज अलाउड ओनली व्हेन। स्क्वायरिंग का मतलब है बेसिकली रेजिंग इवन पावर बोथ साइड, रेजिंग इवन पावर्स बोथ साइड। स्क्वायरिंग का मतलब इवन पावर बेसिकली, मतलब सिर्फ स्क्वायरिंग ही एक पार्ट नहीं है। कि अगर आपको कभी दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b, लेट्स से इट इज गिवन, तो मैं दोनों तरफ बोलूं आपसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। फिर रेजिंग इवन पावर का मतलब है कि दोनों तरफ पावर 4 रेज कर दो, दोनों तरफ पावर 6 रेज कर दो। तो ये सब ऐसा, ये सारे केसेस रेजिंग इवन पावर्स में आते हैं। तो ये हम कब कर सकते हैं? ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ये पूरी चीज सिर्फ और सिर्फ कब अलाउड है? बता दीजिए जल्दी। ओनली अलाउड व्हेन बोथ साइड्स आर नॉन नेगेटिव, बोथ साइड्स आर नॉन नेगेटिव। जब दोनों साइड नॉन नेगेटिव हो तभी आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। कितने लोगों को बात समझ में आई? सेम साइन वाली बात मत बोलो, दोनों तरफ सेम साइन होना चाहिए, ऐसे बोलो ना दोनों साइड नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं रेजिंग ऑड पावर्स। इसकी तो बात आपने मुझसे पूछी नहीं। रेजिंग इवन पावर्स की जगह अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑड पावर्स, रेजिंग ऑड पावर्स। ठीक है, ऑड पावर्स का मतलब है कि आपको ऐसा दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b, मैंने बोला कि दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, मतलब a क्यूब इज ग्रेटर देन b क्यूब। फिर दोनों तरफ पावर 5 रेज कर दो। अब मैं दोनों तरफ ऑड पावर्स रेज कर रहा हूं कि a की पावर 5 इज b की पावर 5, है ना। फिर पावर 7 रेज कर दो। ये कब कर सकते हैं ये बताओ, ये कब कर सकते हैं ये बताइए प्लीज, है जल्दी से बताइए प्लीज। रेजिंग ऑड पावर का क्या सीन है? इवन में तो समझ में आ गया कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसमें नॉन नेगेटिव नहीं, इसमें कैसा भी हो कभी भी ऑलवेज अलाउड, दिस इज ऑलवेज अलाउड। इसमें ये वाला कंस्ट्रेंट नहीं होता कि दोनों साइड नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये कहानी ऑलवेज अलाउड है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि क्या 2 1 से बड़ा होता है, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो 2 की पावर 3 और 1 की पावर 3 भी, सर ये भी बात सही लिखी हुई है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। एक तरफ अगर मान लो पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, अब आप दोनों तरफ क्यूब कर दो। ठीक है सर, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है, सॉरी -2 का क्यूब होता है दैट इज -8। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा सर, ये बात भी सही लिखी हुई है। दोनों तरफ नेगेटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब दोनों तरफ नेगेटिव की बात कर लेते हैं सर, लो है ना। ठीक है, तो इसमें से -4 का क्यूब कितना आ जाएगा? -64,
और -7 का क्यूब कितना आ जाएगा 243 आई बिलीव, है ना। 49 इंटू 7 6 28 और 343, ये भी ठीक लिखा हुआ है सर, है ना। समझ गए कि नहीं समझे? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है? तो जब आप ये वाली पावर रेज कर रहे होंगे ऑड पावर्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, मतलब ये काम करना ऑलवेज अलाउड है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? तो CLR लिखकर भेजिए प्लीज। सीख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आते हैं सर हम व्हाट इज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, बिकॉज रेशियोज में जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है कि अगर मान लो इफ इट इज गिवन कि A अपॉन B इज C अपॉन D, तो आफ्टर अप्लाइंग C एंड D समझ गए, ये C और ये D की बात नहीं कर रहा हूं, C एंड D इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। क्या होता है जल्दी से बता दो। तो सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद में A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बराबर C प्लस D अपॉन C माइनस D। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों तरफ लगाया जाता है, एक तरफ लगने से बात नहीं बनती। डिनोमिनेटर को ले जाकर न्यूमरेटर में जोड़ दो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाकर डिनोमिनेटर में लिख दो, सेम काम राइट हैंड साइड में करो। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी हमने बात की थी, फटाफट बता दो, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि V1 की पावर V2 अगर हमें 1 चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बिकॉज इसमें केसेस बनते हैं। ये क्यों अलग से बता रहा हूं? क्योंकि इसमें क्या बनते हैं? केसेस। अब अगर कोई बच्चा बोल दे कि सर लॉग लेकर सॉल्व करूंगा, तो फिर पूरी बात बोलना भाई, जल्दी से बताओ। ये बताओ V1 की पावर V2, एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल बराबर 1। सर इसमें 3 केसेस बनेंगे, बहुत बढ़िया, पूरा डिटेल में बताइए। केस 1 कि V1 1 हो जाए, केस 2 कि सर V2 0 हो जाए, और केस 3 V1 -1 हो जाए और V1 -1 हो जाए और V2 एक ऐसा नंबर बन जाए जिस पर मतलब इवन टाइप की चीज बन जाए जिसको ये 1 बना दे। हाँ 1 0 -1। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, और वो बच्चे मुझे तो ज्यादा पसंद आते हैं जिनको एकदम डिटेल में बताओ, क्योंकि यही IIT है भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 याद कर लिए। अब अगला सवाल, इनमें से किसके आंसर को मुझे चेक करना चाहिए और लॉजिक क्या है? किसके आंसर को मुझे चेक करना चाहिए और लॉजिक क्या है? हाँ है ना, किसके आंसर को मुझे चेक करना चाहिए? सर इसमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जबकि मुझे इन दोनों के आंसर्स को चेक करना चाहिए। हाँ है ना, -1 और 0 वाली केस। मैंने कहा यार इसको क्यों चेक करें, क्योंकि सर आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, V2 को 0 बनाया। हम चेक इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला सिचुएशन ना बन जाए कि जिस वैल्यू पर V2 0 हो रहा है उसी x की वैल्यू पर V1 भी 0 हो गया, क्योंकि सर ये 1 नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है। मैंने कहा इसलिए इसको चेक करते हैं। फिर मैंने पूछा यार V1 की जगह तूने -1 रखा, तो अब इसके सॉल्यूशन को क्यों हम चेक कर रहे हैं यहां बताओ। कि सर हो सकता है कि जिस x की वैल्यू पर V1 -1 बन रहा है उस पर हो सकता है ये 3 बन जाए, तो ये तो बराबर नहीं है, इसलिए इसको भी चेक करना पड़ेगा। है ना, बहुत बढ़िया। इसको क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि सर V1 अगर 1 बन गया तो चाहे V2 कुछ भी बने ये वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इसमें ना ही कोई नॉट डिफाइंड सिचुएशन है, ना ही हमें कहीं चेक करने की जरूरत है। अब SMJ लिखकर भेजिए प्लीज, SMJ लिखकर भेजें, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारी लास्ट क्लास का क्रक्स है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट इस सवाल का जवाब। ये मेरे पास फिर से एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी आ गई, मैं इसको WCM वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सारी टर्म्स को एक तरफ ले गया, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं बेटा, और जिसको कम समझ में आया वो अगर ध्यान से सुन भी लेगा ना, सुन बाबा सुन, मैथमेटिक्स की धुन। सारी टर्म्स को अगर मैं एक तरफ लेके जाऊं तो अब बन गई है ये एक इनइक्वालिटी की जगह ऐसा। सर WCM वाला रूप आ गया, जिसमें हमें बोला गया है कि इस इतने पार्ट के रूट्स निकालो। बता दो भाई, इसके पहले हम क्या निकालेंगे? रूट्स। रूट्स निकालने के लिए सर ये बन जाएगी इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन।
बस अब इसको सॉल्व करो, है ना। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको इधर ले आए, देखते रहना। आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व किया है। फिर सर इस 3 को भी इधर ले आए, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 5 और यहां पर आ जाएगा इंटू 3, ठीक है ना भाई। अरे बेटे देखो ये बनी इक्वेशन। स्क्वायरिंग करने से पहले इसको ऐसे लिख लिया, 4x माइनस 5 इज 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है। स्क्वायर करते हैं सर, स्क्वायरिंग इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड देखते रहिएगा प्लीज। 16x स्क्वायर प्लस 25 ये आएगा 20 इंटू 2 40x, ठीक कर रहा हूं ना। हाँ और सर यहां कितना आ जाएगा 9 और ये आएगा रूट हट जाएगा तो ये आएगा सर 27 माइनस 9x। सारी टर्म्स को एक तरफ ले चलते हैं सर, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, ये माइनस 9x इसमें जाएगा तो सर ये प्लस 9 हो जाएगा तो माइनस 31x बचेगा और जब ये इधर घटेगा सर ये हो जाएगा -2, ठीक है भाई। अब मुझे फटाफट इसके रूट्स बता दो, इसके फटाफट रूट्स बताना जरा सर। 16 इंटू 2 32 होते ना, तो दिस इज 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में से 16 कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा, दैट इज x माइनस 2, 16x कॉमन आ गया, सॉरी यहां बचेगा x माइनस 2 और यहां बचेगा +1 इंटू x माइनस 2। अभी मेरे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, कौन कौन से फैक्टर, 16x प्लस 1 और एक आ गया सर x माइनस 2 बराबर 0। x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 2 और एक -1/16। आप एक इर्रेशनल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो दोनों रूट्स मान लेंगे क्या, है ना, दोनों रूट्स मान लेंगे क्या भाई, है ना, दोनों रूट थोड़ी मानेंगे, नहीं सर इसमें से कोई एक रूट होगा, चेक करके देखना पड़ेगा। अब इसको चेक करो, तो जैसे ही मैंने चेक किया x बराबर 2, तो x बराबर 2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को देख लेते हैं सर। 4 इंटू 2 8, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 3 डिवाइड किया 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 0, बिल्कुल सही सर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। -1/16 की बात कर लेते हैं, मतलब आप इस इक्वेशन को चेक कर रहे हो, 4x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस x को, तो मैंने अगर यहां पे -1/16 रखा तो ये आ जाएगा सर 4, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 21/4 इंटू 3, सर लेफ्ट हैंड साइड आ रही है -7/4। एक स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, बिकॉज अगर आप यहां रखोगे तो 3 माइनस ऑफ -1/16, सर ये आएगा 48 प्लस 1 49/16 का रूट, ये वैल्यू आएगी 7/4, वो आ रही है -7/4। तो कौन सा रूट रिजेक्ट हो गया दोस्तों, हाँ। अब इक्वेशन निकालने के लिए पूरा तो चेक किया तो ये हमारा रूट एक्सेप्टेड, ये हमारा रूट रिजेक्टेड, ठीक है। अब चलते हैं सर सीधा सीधा, हमने इसके रूट्स निकाल लिए कि इसके एक ही रूट है, दैट इज x बराबर 2। चलिए भाई ये लो 2। अब मैंने कहा 2 से बड़ी कोई वैल्यू रख के देख, लेट से 3 रख के देख लेते हैं। तो 2 से बड़े के लिए मैं WCM की मदद से 3 रख के देखा, ये हो जाएगा 0, 12 में से 5 गया 7/3 आ रहा है सर, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और 2 से छोटी नंबर हमने लेट से 1 रख के देख लिया, तो सर 1 पे ये कितना आ जाएगा, -1/3 और -√2, 1 रखने पर, तो ये दोनों ही नेगेटिव है, तो सर ये वाली वैल्यू आ गई नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा जा रहा है तो सर ये लो, है ना। बट ये सिर्फ WCM का सॉल्यूशन हुआ, WCM का सॉल्यूशन हुआ, है ना, ये सिर्फ WCM का सॉल्यूशन हुआ। अब अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, हाँ आ रहा हूं भाई डोमेन पर, तो डोमेन वाला पार्ट क्या बोलता है कि इसमें सिर्फ आप वही x रख सकते हैं जो इसको पॉजिटिव बनाए, दैट इज 3 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां कहीं 3 होगा, डोमेन बोल रही है कि इससे छोटा रहना है, ठीक है। तो प्यार से मार्क कर देता हूं, ये सॉल्यूशन है और ये डोमेन है, दोनों के इंटरसेक्शन की बात अगर करूं तो अब अपना FNF बता बेटा, x बिलोंगिंग टू ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर 3 किलोज, दिस इज अवर FNF। और अगर आपका दोनों तरफ ओपन है तो भी आपका जवाब गलत है, यहां पे कोई और नंबर है तो भी आपका जवाब गलत है, 2 पे क्लोज है तो भी आपका जवाब गलत है ना। अगर 2 पे क्लोज है तो भी गलत है, अगर एग्जैक्ट ये है तो ही सही है, वरना ऊपर -1 लगा लेना, है ना।
जिनका भी लॉग का बैकलॉग और ये सब है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए रिवीजन सीरीज प्लान कर रहा हूं या रिवीजन लेक्चर प्लान कर रहा हूं, उससे तुम्हारा वो बैकलॉग भी कवर हो जाएगा। पहले इस चीज पे फोकस करो भाई। क्लियर है? एमडीएच हो गया है सर। अब कितने लोग चाहते हैं कि सर ये वाला सवाल भी आप बता दो, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। बता दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा इस काम को तेजी में करते हैं। सर WCM बोलता है कि सारे टर्म्स एक तरफ, अब सर ये बन गई हमारे पास में एक इक्वेशन, इसके निकालो रूट्स। जल्दी से मुझे रूट्स बता दोगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, वरना मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये रूट्स वाला काम आपको सबको पता नहीं, ये इतना काम ब्लू कलर से किया हुआ, ये सारा रफ वर्क है। ठीक है। अब मैं इसके रूट्स निकालने गया तो सर रूट्स में भी मुझे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, तो एक तरफ इसको रख लिया। अभी स्क्वायरिंग करोगे तो a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर बहुत लंबा हो जाएगा, इससे बढ़िया सर इसको इधर लेके जाओ। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो सर ये आ जाएगा x माइनस 6, इसका स्क्वायर हो जाता है सर 10 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, है ना सर। ये इधर जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x 11, और ये 11 इधर जाएगा तो सर माइनस 17। ठीक है ना भाई, देख लेना, बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। ठीक है, स्किप कर लोगे? अरे भैया दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो फटाफट। सर ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 17 इंटू 2 34, दैट इज 2 इंटू 34x बराबर 2 इंटू 10 माइनस एक्स, दैट इज 20 माइनस 2x आ जाएगा सर। ये बता दो, रूट्स बता दो, अगर फिर स्किप करना है स्टेप तो बता दो। अच्छा, ये स्किप वाले वो हैं कि सर सेट थ्योरी स्टार्ट करो। अबे यहां देख लो फटाफट, पहले मुझे इसके रूट्स बता दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाएगी तुम करके आए हो भाई घर से सवाल। हाँ तो डोंट स्किप, तो आ जाओ भाई। तो ये इधर जाएगा तो जरा देखना कितना हो जाएगा। वो हो जाएगा सर हमारे पास में 68 माइनस का प्लस 2 करोगे तो माइनस 66x, है ना। ये कितना है, माइनस 68 प्लस 2 तो माइनस 66, और 17 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 9, 7 और 4 11, 289। 289 में से 20 गए तो सर ये बचेगा 269। देखना भाई ठीक किया है क्या, आराम से देख लीजिए प्लीज। कुछ गड़बड़ होगी क्या? एक सेकेंड। 4x स्क्वायर 17 का स्क्वायर, 17 इंटू 2 इज 34, हाँ 20 माइनस 2x, 4x स्क्वायर ये लिखा हुआ, 68 ये लिखा हुआ, प्लस जोड़ोगे तो माइनस 66x। 17 के स्क्वायर में से मैं 389 होता है क्या? ओहो सर आपको तो स्क्वायर ही नहीं आता। मैं कहा हाँ यार, 7 और 4 11, ये 7 और ये 7, 289 ठीक तो है। इसमें से 20 घटा दिया उधर ले जाकर, क्या बोल रहे हो? ओ सर इसका स्क्वायर कौन करेगा? मैंने कहा अच्छा मैं ही करूंगा भाई। सर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 4x। ठीक है जी। तो इसमें से 40 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 4, ये आ जाएगा 249। ठीक है, दिस इज 249, और साथ में सर ये 4x उधर जाके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा सर 64। अब ठीक है, अब जरा देखना अब ठीक है क्या? हाँ ठीक है, तो SMJ लिख दो। हाँ ठीक है, हाँ अब बताओ इसके रूट्स क्या है, जल्दी से बता दीजिए। अब सर इसको वही 249 दिख रहा है क्या, 6, और सर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 249 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 8 ये 24, 83, है ना। तो 3 इंटू 83 इंटू 4, दैट इज 2 इंटू 2। तो एक काम करते हैं सर 12
83 और 12 बन तो नहीं रही बात यार, ये तो 1 और 71 आ रहा है ना। ये 83 को फिर से फैक्टराइज करें, है ना, ठीक किया ना। 3 इंटू 8 3 24 और 3 3 9, बिल्कुल सही। और इंटू 4 भी है, 3 इंटू 83 और इंटू 4, 6 भी नहीं चलेगा। फिर सर 83 और ये भी नहीं चल रहा है, 12। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो बात बन नहीं रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है ना। आई होप सारा कुछ ठीक किया। 289 में प्लस 40 उड़ा दिया तो 249 बचा, सेट है। अब सर जब ये इससे सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अच्छा एक और इसका डी चेक कर लेते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? सर ये लिखा हुआ है 16 और ये लिखा हुआ है 16 इंटू, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 16 इंटू 16 इंटू 4। तो पॉजिटिव ही रहा है यार ये तो। 16 अगर निकाल भी दूं कॉमन तो दिस इज 16 का स्क्वायर माइनस 249। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। दिस इज 256 माइनस 249। सर ये आ रहा है 16 इंटू 7, है ना, पॉजिटिव आ रहा है 16 इंटू 7 बस। सर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये रहा, एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब सर एक काम करो, ये क्या लिखा हुआ है 64 और यहां से आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये वाली चीज, मतलब प्लस माइनस 4√7 अपॉन 8, तो 4 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस √7 अपॉन 2। इसके दो रूट सर ये आ गए, यहां तक एग्री कीजिए प्लीज। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज, हाँ है ना। अब सर एक काम करते हैं, अब इसके रूट्स को हमें चेक भी करना होता है। हमें क्या करना होता है, चेक भी करना होता है। चेक करने का मतलब क्या है, आराम से देखते हैं। सर चेक करने का मतलब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा आप बोल सकते हो सर क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया, है ना, क्योंकि रूट्स अजीब से आ रहे हैं। एक बात बताओ, इसमें से कौन कौन से नंबर्स आप रख सकते हो? जैसे ये लिखा हुआ है 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 8 प्लस माइनस √7 अपॉन 2, है ना, 8 प्लस माइनस √7 अपॉन 2। क्या ये दोनों ही रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? हाँ सर, 8 माइनस √7 वाला भी आ जाएगा और 8 प्लस √7 अपॉन 2 वाला भी आ जाएगा। ये ठीक है ना, 4√7 लिख तो दिया, ऊपर से नीचे से 10 वो 4 कैंसिल किया है, तो यहां बचेगा 16, यहां कुछ नहीं बचा, यहां आ गया 2। ठीक है, अब दोनों रूट चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार 8 प्लस √7 अपॉन 2 रख के देखा। तो यहां पे जब मैं 8 प्लस √7 अपॉन 2 रखूंगा -6 बराबर, यहां कितना आ जाएगा, ये वाली चीज 8 प्लस √7 अपॉन 2 और +1। ठीक है, अब सर ये लिखा हुआ है कितना, 2 प्लस √7 अपॉन 2, और ये कितना लिखा हुआ है सर, दिस इज 20, एलसीएम ले लेते हैं, 20 माइनस 16 प्लस √7 अपॉन 2, जो कि आ जाएगा 4 प्लस √7 अपॉन 2 और +1। ठीक है, तो ये वाली चीज तो सेटिस्फाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 20 में से 16 गए, बिल्कुल सही। ये आ रहा है 2 प्लस, यहां पे माइनस आ जाएगा, बिल्कुल सही, यहां पर माइनस आ जाएगा, तो बेसिकली इस तरफ आ रहा है
2 माइनस रूट 7 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या ये दोनों बराबर हैं? चेक करने के लिए क्या करोगे, जल्दी से देखो ध्यान से, कि अगर ये दोनों बराबर है तो 8 प्लस रूट 7 अपॉन 2 सेटिस्फाई कर जाएगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो सर अब इसमें दोनों साइड बराबर दिखाने के लिए तुम्हें अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और करके दिखाता हूं। ये लो, एक साइड तो ये आ रही है और एक साइड ये आ रही है, जरा देखना, ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम लूं तो ये लिखा हुआ है 4 प्लस रूट 7 अपॉन 2, देखता रहना भाई, आराम से आराम से आराम से। हाँ ये सेटिस्फाई कर जाएगा, अप्रोक्सीमेशन से बात नहीं बनेगी। आप कैसे अप्रोक्सीमेट कर पाओगे भाई इसको, ये बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट थोड़ा बड़ा आएगा, ये छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट छोटा आएगा बट प्लस 1 भी है। आराम से आराम से आराम से, कहीं नहीं फंसे, बस अब ध्यान से देखना प्लीज कि कर क्या रहा हूं, ध्यान ध्यान से देखते रहना। कर सकता हूं ऐसा, रूट के अंदर ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 को अंदर भेजा, ये आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 7 और नीचे लिखा हुआ है 4, और ये कुछ और नहीं है, यही लिखा हुआ है अभी भी, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं 8 प्लस 2 रूट 7 को रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं आराम से। 8 प्लस 2 रूट 7 को, दिस इज 7 प्लस 1 प्लस 2 रूट 7, हाँ सर ये लिखा हुआ है 8, ये 2 रूट 7 बिल्कुल लिख सकते हो। तो मतलब सर बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, दैट मीन सर ये लिखा हुआ है रूट 7 प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। यहां तक एग्री कीजिए प्लीज, है ना। अब यहां आ जाओ सर, जब ये इधर जाएगा तो इसको क्या लिखोगे सर, इसको हम लिखेंगे 4 माइनस रूट 7 अपॉन 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है 8 माइनस रूट 2 रूट 7 अपॉन 4, और सर इसको हम लिख लेंगे दैट इज रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, जो कि होता है सर रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2, और साथ में एक प्लस 1 है, तो ये देखो सर ये भी रूट 7 प्लस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है, दोनों बराबर, है ना। तो चेक कर लिया, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है सर, 8 प्लस रूट 7 अपॉन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट अबाउट 8 माइनस रूट, ये वाली चीज तो यहां रखोगे 8 माइनस रूट 7 अपॉन 2 माइनस 6, तो सर ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 7 अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड, जो कि अभी अभी आपने कैलकुलेट की है, अभी अभी आपने कैलकुलेट की है, ये वाली चीज आती है रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी भाई, वो देख लो सर, जब आप यहां पे रखोगे 10 माइनस 8 माइनस रूट 7 अपॉन 2 का रूट प्लस 1, तो ये आएगा सर दिस इज 2 प्लस रूट 7 अपॉन 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू भी आपने अभी भी कैलकुलेट की है, रूट 7 प्लस 1 अपॉन 2, सर ये आ रहा है रूट 7 प्लस 3 अपॉन 2, और ये आ रहा है रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2, तो सर ये वाली चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई कि जो रूट सेटिस्फाई करके देखते हैं उसमें अब की बार सर हमारा मामला थोड़ा गड़बड़ निकला, बट फिर भी हमने संभाल लिया, ये सेटिस्फाई कर गया, ये नहीं कर रहा। अब बताओ बेटा, तेरे सेट थ्योरी लिखने से अगर मैं सेट थ्योरी स्टार्ट कर देता तो तू इतने दिन से लिख रहा है। उन लोगों को तो पढ़ लेने दे जिसको थोड़े हैवी क्वेश्चंस करने में मजे आते हैं, एक नई चीज सीखी, है ना। ठीक है, कुक्ड, इतनी देर में कुक्ड। अबे यार, अब तुम्हारे लिए मुझे एक छोटी सी टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा। कभी भी रूट इनसाइड रूट आ जाए, देखो ले बेटा, तो ये वाली चीज मैं अलग से बता देता हूं कि इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल सी कहानी है, इसको अलग से बता दूंगा, ठीक है, आराम से देखना। पहले तो यहां तक एग्री कर कि ये सर हमें कम कम समझ में आया, बट यस आपने बता दिया कि एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं सेटिस्फाई कर रहा। क्लियर है? अब बताओ सर रूट्स आए कौन कौन से इसके, इसका सिर्फ एक ही रूट आया, दैट इज
8 प्लस √7 अपॉन 2, है ना? ठीक है, अब एक ही रूट आया, इससे बड़ा कोई भी नंबर, लेट्स से मैं 10 रख के देख लेता हूं, इससे बड़ा नंबर 10 होगा राइट में इसके। सर कैसे पता नंबर बड़ा 10 होगा? मैं कहा देखिए यार ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 तो 1 पॉइंट समथिंग, 8 में 1 पॉइंट समथिंग जोड़ा तो दिस इज 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग से बड़ा दैट इज 10, 10 इसमें रख के देखा तो ये कितना आ रहा है? ओ √4 -0 -1, सर ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है। और इससे छोटा दिस इज 9 पॉइंट समथिंग, तो एक काम करते हैं सर 7 रख के देख लेते हैं, ठीक है, हाँ है ना, या 6 रख के देख लो, तो 6 रख के देखा, पहले वाला 0 हो गया, ये आ जाएगा √4 -1, ये पूरा का पूरा नेगेटिव। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर है? अभी डोमेन निकालेंगे, वो पूछ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन सर ये वाला पार्ट, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नाउ व्हाट अबाउट डोमेन? कितने रूट दिखाई दे रहे हैं भाई? डोमेन फटाफट बता दो, यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कितने रूट दिखाई दे रहे हैं? सर 2 रूट दिखाई दे रहे हैं। किसी एक को डिफाइन करने से काम चल जाएगा कि दोनों को डिफाइन करना है? किसी एक को डिफाइन करने से काम चल जाएगा कि दोनों को डिफाइन करना है? सर दोनों को। इस रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, इंटरसेक्शन विद इस रूट के अंदर की क्वांटिटी भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। एग्री करते हो तो AGR लिखकर भेजिए। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x लेस देन इक्वल्स टू 10, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे सर, यहां से आ जाएगा x 6 से लेकर 10। अब भाई डोमेन वाला पार्ट यहां प्लॉट कर रहा हूं, 10 यहां कहीं होगा, 6 यहां कहीं होगा, दिस वैल्यू इज लगभग 9 पॉइंट समथिंग। तो डोमेन बोलती है कि ये है ना, वेरी गुड। इंटरसेक्शन क्या बोलता है? FNF will be sir, FNF will be x belonging to क्लोज ब्रैकेट 8 प्लस √7 अपॉन 2 से लेकर 10 क्लोज। बोलो, कोई बात अगर परेशान कर रही है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कि इसको आपने चेक क्या किया या चेक कैसे किया, उस चीज को छोड़कर अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बताओ। और सर ये सिर्फ एक सिंपल सा सवाल नहीं है, ये है भाई चैलेंजर सवाल। कैसा सवाल है? चैलेंजर। इनफैक्ट इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि बड़े बड़े पड़ाव आपकी जिंदगी में आए कौन से। सर एक तो ये खतरनाक क्वाड्रेटिक, उसके बाद में इनको चेक करना हमारे लिए एक समस्या थी, क्योंकि जब हम चेक करने गए तो रूट के अंदर रूट बन रहा था। हम एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th जो भी निकल के आए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी इसकी, लगभग अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा इससे, रूट इनसाइड रूट, ठीक है। कभी भी आपको रूट इनसाइड रूट दिखाई दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज देखो, 2-4 एग्जांपल कराता हूं, अपने आप समझ जाओगे। कभी भी आपको रूट इनसाइड रूट दिखाई दे तो क्या करना है? रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, बनेगा 100%। समझ गए कि नहीं समझ? और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है उसको भी ध्यान से देखना। जैसे 5 प्लस 2√6 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 प्लस 2√6 लिखा हुआ है। 8 माइनस 2√7 लिखा हुआ है ना। ये खेल ठीक है ना, आराम से आराम से आराम से, ठीक है भाई। ये 3 एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया जिसमें रूट के अंदर रूट दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको रूट के अंदर रूट? अगर दिख रहा है तो DKD लिखकर भेजो। DKD का मतलब है दिखाई दिया सर, एक रूट उसके अंदर एक और रूट। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक बोल रहा है स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड है कहां इसमें? एक ही साइड है, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं क्या आएगी, है ना। आप क्या करो, जो रूट के अंदर रूट है, ध्यान से सुनना प्लीज, तभी आप इस पे एक्ट कर पाओगे। रूट के अंदर रूट है उसको 2 अलग अलग रूट्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखो। जैसे √6 को आप √3 और √2 लिख सकते हो, है ना। √6 इज √3 इंटू √2। अब बस ये चेक करो कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम यहां लिखा हुआ है कि नहीं।
यहां लिखा हुआ है, हाँ सर, बस खेल खत्म। इस 5 को लिखो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2। कितने लोगों को परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दिया रूट के अंदर रूट दिखते ही? सर ये लिखा हुआ है हमारे पास में √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। सर वैसे तो मॉड आएगा, आपने हमें बताया था कि √3 प्लस √2 का मॉड, बट सर ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है तो मॉड इसको एज इट इज छोड़ देगा। क्लियर है ना? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो दिखा कि नहीं दिखा? क्या करना है वापस सुनो, अगला एग्जांपल। रूट के अंदर रूट दिखते ही सबसे पहले स्क्वायर रूट के पास जाना है, मतलब जो रूट के अंदर आपको एक और रूट दिखाई देना है सबसे पहले उसके पास जाना है। उसको दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिखना है कि उन दोनों के स्क्वायर्स का सम यहां दिखाई दे। जैसे अब की बार √7 को मैं √6 की तरह फैक्टराइज नहीं कर सकता, बट यस मुझे यह दिख रहा है कि √7 को मैं √7 इंटू 1 लिख सकता हूं और इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 8 होता है। बन गई सर बात। तो मैं इस 8 को कैसे लिख रहा हूं? √7 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये 8 लिखा हुआ है, -2 टाइम्स √7 इंटू 1। पढ़ो फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या लिखा हुआ है भाई ये? सर ये √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सर बाहर जवाब आएगा तो √7 माइनस 1 का मॉड। मॉड फिर से हट जाएगा तो वो एज इट इज। मॉड क्यों हट गया? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ, न्यू आइडिया अनलॉक्ड। अब यहां से मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा इसको a² बोले, इसको b² बोले, -2ba, तो वो पता है इसको कैसे लिखेगा? वो बोलेगा कि सर ये 1 माइनस √7 का भी तो स्क्वायर है। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर देखो मेरा जवाब तो ये आ रहा है 1 माइनस √7। अरे मैंने कहा गोलू, लिटिल गोलू क्या ही बोलू, है ना? लिटिल गोलू क्या ही बोलू। ये 1 माइनस √7 नहीं है भाई, तूने शायद वो फॉर्मूला ही भूल गया। √(x² इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड x। तूने मॉड कहां लगाया इस पे? ये नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, समझे? तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि सर दिस इज a², दिस इज b² माइनस 2ab, और इसको ऐसे लिखकर कोई बात नहीं, मॉड लगाओ, अपने आप जवाब सही आएगा। सर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड इसको एक और माइनस साइन के साथ ओपन करेगा। बोलो यस सर। आंसर अभी भी वही है, तुम तरीके से नहीं जा रहे हो। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल पे फटाफट बता दो किसका परफेक्ट स्क्वायर, जल्दी से, है ना? जल्दी से। दिख गया तुम्हें? ओ बेटे, अब जरा देखना, रूट के अंदर रूट पे गया, सर ये √5 तो ठीक है, बट आपने ध्यान देखा मुझे सिर्फ एक ही 2 की जरूरत होती है, मुझे सिर्फ एक ही 2 की जरूरत होती है। और उस 2 के अगर रोल को ध्यान से देखोगे तो वो 2 देखो आपको यहां दिख रहा है, फिर यहां दिख रहा है ना? तो मुझे तो सिर्फ एक ही 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक 2 अलग कर लिया, पीछे बचा 3 और यहां बचा √5। तो सर ये वाले दो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक 3 और एक √5। क्या इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर यहां लिखा हुआ है? तो आंसर इज सर यस। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 5, 9 और 5 14। क्या हो गया भाई? चलिए सर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2 टाइम्स 3 इंटू √5।
और फिर सर ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट, और यहां पर आएगा मॉड, मॉड को पता चलेगा पॉजिटिव लिखा हुआ है, वो इसको एज इट इज छोड़ देगा। अब ये इतना पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में, इतना पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में अब बता कि घर पे जाकर एक बार इसको जरूर चेक करेगा क्या? है ना, है ना, एक बार घर पे जाके जरूर चेक करेगा। एक और एग्जांपल देख भाई, क्योंकि कई कई बार क्या है, एक एग्जांपल बनाता हूं। ये वाला, ये वाला अच्छा, ये वाला एग्जांपल तो हो गया यार, है ना, 5 माइनस 2 रूट 6, ये वाला तो हो गया। सॉरी 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 ये तो आसान ही था। ये वाले दो एग्जांपल और देखो। हाँ हाँ, वो वाला हो गया था, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा ये तो कर दिया ना। 5 प्लस 2 रूट 6 वाला करवा दिया, तो 5 माइनस 2 रूट 6 का सर वो तो हो ही जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, वो हम समझ गए। ये वाले दोनों करो फटाफट, तब तक तुम्हारे डाउट देख लेता हूं भाई। इजी पीजी सर। सेट पढ़ने आया था इधर तो लास्ट ब्रेन सेल भी वेपराइज हो रहे हैं। सक्षम सक्सेना बेटा, फिर लास्ट ब्रेन सेल अगर तेरे अरे बेटे इसमें वो कहां चला गया? हाँ, ब्रेन सेल वेपराइज हो रहे मतलब थोड़ा ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है। सर मेरा पहला लाइव लेक्चर है, मैंने, कोई बात नहीं। सेट्स बी लाइक मे आई कम, हाउ आर यू सर सेइंग दैट दिस इज पॉजिटिव वैल्यू सो इट बिकेम सेम, हाउ सर? वंशिका शर्मा ये बहुत डाउट पूछती है, हाउ आर यू सेइंग दैट इट इज पॉजिटिव? सर दिस इज पॉजिटिव, रूट 3 is positive value, root 2 is positive, positive plus positive is positive, that's why I'm saying it is positive। मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, यहां पर वैल्यू सर 1, रूट 7 जो है वो 1 से बड़ा होता है ऑब्वियसली। रूट 7 अगर 1 से बड़ा होता है तो ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव लिखी है, मॉड इसको एक और माइनस साइन से ओपन करेगा। स्टेट्स, ये कौन है भाई? हाँ चलिए, अब जैसे, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब इसमें आकर आपको एक थोड़ा सा वैक्यूम फील हो रहा होगा, है ना, थोड़ा सा आपको एक वैक्यूम फील हो रहा होगा। वो वैक्यूम क्या है कि सर इन सभी एग्जांपल्स में अगर आपने ध्यान से फोकस किया था तो आपको यहां पर 2 बैठा हुआ दिख रहा था, दिखा कि नहीं दिखा? मतलब 2 नहीं, बट इसके अंदर 2 वाला फैक्टर है तो सही, ये रहा। तो मतलब रूट के अंदर हम रूट के पास गए, वहां पर 2 का होना जरूरी है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि भाई 2 है ही नहीं, तो जो चीज नहीं होती उसको वहां बनाया जा सकता है ना। स्क्वायर रूट के अंदर ही आप एक काम करो, मुझे दिखा कि इस रूट के साथ यहां पर 2 नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक जबरदस्ती 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें सिखाया गया कि रूट वाली टर्म के साथ स्क्वायर रूट के अंदर जो रूट है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 होना चाहिए। लो भैया, तो जैसे इसको अंदर भेजूंगा सर ये आ जाएगा 8 माइनस 2 रूट 7, और नीचे क्या लिखा हुआ है सर, दैट इज 2 इसका रूट। अब सर इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है सर 2।
ये लो सर, ऊपर बचेगा √7 - 1 और नीचे बचेगा √2। बोलो भाई, क्लियर है ना? क्लियर है ये वाली चीज। अब आ जाइए यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं √5 × 3, इसका स्क्वायर होता है 5, इसका स्क्वायर होता है 9, 9 और 5 14 होते हैं सर, 14 होते हैं। 9 और 5 कितना होता है? 14। 9 और 5 कितना होता है? 14। बट सर मुझे रूट वाली टर्म के साथ 2 वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको? तो जब रूट के अंदर रूट हो और 2 वाला फैक्टर गायब हो, ठीक है, ब्लैक बादल, ये ग्रीन बादल हो जाएगा थोड़ा। ब्लैक बादल क्या बोलता है? रूट के अंदर रूट, अंदर रूट के साथ 2 का फैक्टर ना हो तो क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इनसाइड रूट। क्लियर है भाई? क्लियर है तो लिख के भेज दो CLR। है ना? तो मुझे इस रूट के साथ 2 का फैक्टर नहीं दिखा, मैंने फिर वही काम किया, 7 - 3√5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। रूट के अंदर ही, रूट के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दो 7 - 3√5 और यहां पर 2 और बाहर लगा दो 2। ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि आपने √2 से तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 2 से कर रहे हो, आपने सिचुएशन ही बिगाड़ दी। अब अंदर भेजोगे तो सर ये कितना आ जाएगा? दिस इज 14 - 2 3 2 × 3 × √5 और नीचे लिखा हुआ है सर 2। और सर ये वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है कितना? 3 - √5 का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 2 और ये है सर पूरे का पूरा स्क्वायर रूट। सर ये आ जाएगा 3 - √5 अपॉन √2। बस रूट के अंदर रूट की कहानी इतनी ही थी, रूट के अंदर रूट की कहानी इतनी ही थी। कितने लोगों को बात समझ में आई? थम्स डाउन करने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई डाउट है तो पूछो, और डाउट पूछने से पहले देखो कि क्या किया जा रहा है ना? क्लियर है? तो इससे हमारा सर इसका रूट निकालने वाला तरीका चेक करने वाला भी हो गया। एक बार दोबारा कितने लोग बोलते हैं सर चेक करेंगे, दोबारा इन दोनों को रख के देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर रूट बनाएंगे, सेट। आ जाइए अगला सवाल जो मैंने आपको मॉड्यूल का होमवर्क दिया था, 30 सेकंड सिंगल करेक्ट। ब्लैक बादल में बताया था बेटा जिसको सेट पढ़ने की इतनी जल्दी हो रही है ना, जिसको सेट पढ़ने की इतनी जल्दी हो, अगले चैप्टर पे इतनी जल्दी मूव करना है, तो आप जा सकते हैं। अभी टाइम लगेगा, मतलब अभी क्या बचा है? 5 बजा है ना, मैं 5:15 पे स्टार्ट करूंगा, तब आ जाना, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का हिंट क्या है। व्हाट इज द हिंट ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो? कहां लगाना है सर? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिखाई दे? कॉमन टर्म्स दिखाई दे। क्या मैंने ये बात बोली थी? क्योंकि देखो यार, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रोसीडिंग, कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। एक बच्चा हो सकता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सोचे सर रॉन्ग आइडिया, नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि सर ये 4 टर्म्स को उन 4 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे सर, हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, सही बोल रहा है तू। तो मुझे दिखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन टर्म्स है, मैंने इसमें सीधा सीधा क्या लगाया? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, C&D। ठीक है भाई? अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगता कैसे है वो बताओ ध्यान से। हाँ, ये मॉड्यूल का एसिडिक सवाल बोल सकते हैं आप। सर जो भी न्यूमरेटर वाली टर्म है दैट इज 3x⁴ प्लस x² माइनस 2x माइनस 3, इसमें पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लाकर जोड़ दो। ये पूरा डिनोमिनेटर -x² प्लस 2x प्लस 3। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है सर? न्यूमरेटर में से दैट इज 3x⁴ प्लस x² माइनस 2x माइनस 3 में से डिनोमिनेटर घटा दो। घटाने का मतलब है कि सर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो।
तो यहां आ जाएगा -3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2x -3। और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सिर्फ एक तरफ नहीं लगता है, दोनों तरफ लगता है। यहां पर क्या आएगा, अब इसके इक्वालिटी के इस तरफ, ये हटा दूं, हिंट लिख लिया होगा शायद तुमने। हाँ सर, इसमें भी क्या होगा, दैट इज 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 प्लस 5x की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 7x -3 होल डिवाइडेड बाय 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, -5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -7x प्लस 3। यहां तक एग्री करो, आफ्टर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ है ना, आफ्टर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ये हो जाएगा। चलिए जी, अब सवालों में फटाफट कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। सर ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ 6x की पावर 4। सर ये और ये गया बस, और इस पूरी चीज को यहां देखोगे तो सर ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, दिस इज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है। सर इन दोनों का एडिशन आएगा, दैट इज 10x की पावर 4, फिर ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, होल डिवाइडेड बाय ये और ये जाने के बाद में ये वाली पूरी का 2 टाइम्स लिखा हुआ है, दैट इज 2 टाइम्स 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, है ना। अब तो हो जाएगा सॉल्व, आराम आराम से कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 से 2 उड़ा दो, है ना, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कि वैसे ही काम चला लेंगे, जरा देखना ध्यान से, ये इधर गया तो ये आ जाएगा 6x की पावर 4 इंटू 2x स्क्वायर -7x प्लस 3। एक सिंपल सा डाउट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने ये x की पावर 4 और x की पावर 4 क्यों नहीं कैंसिल किया, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि जानना चाह रहा हूं कुछ, क्योंकि सिखाया तो है, अब देखते हैं कि तुम सीख पाए हो कि नहीं। मैंने यहां पर ये x की पावर 4 और x की पावर 4 क्यों नहीं कैंसिल किया, हाँ जल्दी से बताओ। कैंसिल कर सकता हूं ना, जैसे आप 2 2 उड़ा रहे हो, यहां पर भी कैंसिलेशन होंगी सर, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 5, बट मैंने ये पूरा ये x की पावर 4 x की पावर 4 क्यों नहीं उड़ाया, लॉस ऑफ सॉल्यूशन, x इज ए वेरिएबल। मजे आ गए भाई, यही तो छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल सही। सर अब एक काम करते हैं, सारे को लेफ्ट में लेकर चलते हैं, दैट मींस ये सारा का सारा लेफ्ट में जाने के बाद में अब कहानी बची, ये कैंसिल नहीं करते हैं सर, x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज 6x स्क्वायर -21x प्लस 6, ठीक है। x की पावर 4 आप कॉमन ले गए, -5 इससे मल्टीप्लाई होगा -5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 बराबर 0, दैट इज x की पावर 4, इन दोनों का एडिशन आएगा सर x स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन आएगा सर -11x, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सर दैट इज 9, है ना। 15 में से 6 गए, 9 और 6 15, एक सेकेंड देख लेता हूं, मैंने कुछ गड़बड़ की, हाँ हाँ एक सेकेंड 6x स्क्वायर -21x, सर यहां पे +9 आएगा भाई, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं आपको वो कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूं जो आपको पेपर में नहीं करनी है। बोले सर रहने दो, ज्यादा बनो ना मैंने कहा हाँ यार। सर ये कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 9 और 15 24, बस x की पावर 4 एक फैक्टर आ रहा है, x -8 एक फैक्टर आ रहा है, x -3 बराबर 0। इसको 0 करने जाओगे सर, x की वैल्यू 0 पर होगा, इसकी वैल्यू 0 पर 8 पर आएगी और इस पे 3 पर आएगी। अब 083, 0 ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा, बट 0 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस, 0 नहीं दे रखा बट 83 दे रखा है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टिक कर दिया, दैट इज 3 and 8, है ना, 3 and 8।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 62% जनता इस सवाल का जवाब भी सही निकाल पाई है। प्राउड ऑफ यू। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है ना? बोलिए, कोई बात परेशान कर रही है? सर 0 तो सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, 8 और 3 वाला क्लिक कर देना भाई। जो दे रखा है हम उनमें से भी टिक कर देंगे, क्या बोलते हो? एसएमजे लिखकर भेजें। तुक्का लगाया है बेटा, बस फिर तुक्का लगाया है ना, तो तुक्का ऐसी जगह जाकर लगेगा एक दिन कि तुम परेशान हो जाओगे। चलिए, इजी था, सब इजी था। जब आप मुझे सॉल्व करते हुए देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये वाला पार्ट मैं मानता हूं डिफिकल्ट था, और ये वाला पार्ट डिफिकल्ट भी तुम्हारी साइड से नहीं था। ये वाला, इसको चेक करने वाला, दिस इज, ये चेक करने वाला जो पार्ट था, दिस इज फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैंने आपको ये वाली चीज बताई नहीं, रूट इनसाइड रूट वाली, आज बता दी, अब देख लेना। चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपकी ड्यूटीज क्या क्या है? ये एक चेकलिस्ट बनाओ, हर चैप्टर के लिए आपके पास में ये एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। ये चेकलिस्ट में आप क्या करोगे? वीडियो लेक्चर देख लिया, मतलब कोई बैकलॉग नहीं है, कंप्लीट। फिर आपके नोट्स तैयार हैं, कंप्लीट। क्लास एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए हैं क्या खुद से? मतलब खुद से क्या आपने सारे क्लास एग्जाम्पल जो कि थोड़े डिफिकल्ट थे, क्या आपने खुद से सॉल्व किए? रीअटेम्प्ट, टिक लगा दो। क्या आपके सारे डिब्बी कंप्लीट है? टिक लगा दो। क्या आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है? टिक लगा दो। क्या आपने रिवीजन भी कर ली? टिक लगा दो। ये बातें मैं उसके लिए बोल रहा हूं जिस बच्चे ने डे 1 से क्लास अटेंड कर रखी है ना? क्या ये बात समझ में आई? डे 1 से जिसने क्लास अटेंड करी है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि सर आपने 20 लेक्चर बढ़ा दिया, आज 21वां लेक्चर है, तो जिसका बैकलॉग है मैं उससे तो ये बातें कर भी नहीं रहा हूं, क्योंकि उसका यहीं पे टिक नहीं लगा तो आगे कहां से टिक लगेगा भाई, है ना? तो जो भी पार्ट आपका बच गया, फॉर एग्जांपल सर हमारा ये बचा हुआ है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे सर, अभी तो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन कैसे करेंगे? मैंने कहा ठीक है, ये 2-3 हो गए, तो आपके पास में हर एक चैप्टर की एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, इसमें से कौन कौन से काम कर लिए। इनफैक्ट रिवीजन के तो मल्टीपल आपके पास में बक्से होने चाहिए कि रिवीजन कंप्लीटेड 1 टाइम, रिवीजन कंप्लीटेड 2 टाइम्स, रिवीजन कंप्लीटेड 3 टाइम्स, ऐसे कि एक बार हो चुका है सर, अब जब टेस्ट आएगा तो फिर दूसरी बार भी। अब बात आती है सबसे पहले शॉर्ट नोट्स की, ठीक है, कि सर ये क्या चीज है। अब मैं आपको इसको बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। A4 साइज 2 पेजेस होने चाहिए आपके पास। कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। A4 साइज 2 पेज ले लो, चाहे तो कॉपी के ले लो, चाहे व्हाइट पेज ले लो, ठीक है। हाँ, आराम से देखना। मॉड्यूल का होमवर्क इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें डीपीपी भी इंक्लूडेड नहीं है। आपने अगर वो कर लिया, डीपीपी का कॉलम बनाकर उसको भी टिक कर दो। मैं सिर्फ ये वाले बॉक्स आपसे टिक करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। रुक जाओ, ये एडवांस सेशन और ये सब बातें मत बोलो, अभी मैंने अपनी ड्यूटीज तो लिखी नहीं है, वो तो तुम्हारी है, ये मेरी है, अभी उस पर आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते जल्दी समझते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, 2 पेज ले लिया ऐसे A4 साइज, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। एकदम गुच्चू पुच्चू हैंड राइटिंग जो होती है, जैसे इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे वीडियो लेक्चर। जैसे मैं अपने क्लास नोट्स में अगर खुल खुल के लिख रहा हूं तो शॉर्ट नोट्स में इस छोटे में लिखूंगा, फिर लिखूंगा नोट्स, ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग कॉलम बना लो। जैसे मान लो ये पहला कॉलम हो गया आइडेंटिटीज का। अब शॉर्ट नोट्स में आपको वही चीज लिखनी है जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स में तुम आइडेंटिटी के नाम पे A+B का स्क्वायर लिखने तो नहीं जाओगे यार, सर ये तो हमें आता है, बट ये आपने हमें क्लास में लिखवाई है, बट हमें नहीं लिखनी। हमें यहां पर सिर्फ वो लिखनी है जो हमें थोड़ी सी परेशान कर सकती है। जैसे, हाँ सर ये वाली चीज एक नहीं सीखी थी कि A+B+C का स्क्वायर, ये मुझे लगता है कि मैं भूल सकता हूं, तो आइडेंटिटी के नाम पे ये लिख लिया। फिर सर आपने ये वाली बताई थी, दैट इज A³ + B³ + C³ -3ABC बराबर ये वाली चीज। फिर इसमें ये भी बताया था कि ये वाली चीज 0 हो जाए तो सर क्या होता है, वो सारी लिख ली, ठीक है। आइडेंटिटी खत्म। फिर आगे हम सर वेवी का मेथड पे, WCM पे। अब ऐसा नहीं है कि WCM के मैंने सारे स्टेप्स लिखवाए, आपको यहां पर WCM लिखना है, नहीं। आपको क्या करना है,
WCM में अगर किसी को डार्क और हॉलो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, थोड़ा डाउट रहता है, डार्क हॉलो लिख लो। डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा हॉलो सर्कल आता है, ये बात पता है तो मत लिखो, अदरवाइज लिख लो। हाँ 400 BC वाली, हाँ ऐसी बहुत सारी है, अब मैं सारी पे थोड़ी जाऊंगा, 400 BC वाली लिख ली, तुम्हारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पहले वाले का, अब वही बोल रहा हूं तुम्हारे हिसाब से, हो सकता है किसी के लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट हो, सर मुझे तो ये भी नहीं याद रहती, तो वो ये इस बात को लिखेगा। कोई बोलेगा सर मुझे तो ये पता है, तो मत लिख भाई। ये पेज किसी बच्चे के 2 भी हो सकते हैं, किसी बच्चे के शुरू शुरू में 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, सबके सोचने का और याद रखने का तरीका अलग अलग है भाई। कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो 400 BC वाली आइडेंटिटी पता है, तो वो क्यों लिखेगा शॉर्ट नोट्स में? जिसको नहीं पता कि मैं भूल सकता हूं सर, मुझे नहीं पता उसमें प्लस कहां आता है माइनस कहां आता है, तो वो लिखेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं आपको बनाना कैसे सिखा रहा हूं? ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे ऐसे बोलते हैं सर आप बना के दे दो। अरे मैं बना के दूंगा तो मेरे हिसाब से हो सकता है मैं तो ये लिखूंगा ही नहीं, मुझे तो आती है भाई, तो मैं कैसे बना दूंगा? फिर सर आप सभी बच्चों के हिसाब से बना के दो, तो उसमें फिर मैं ये भी लिखूंगा, तो वो शॉर्ट नोट्स की जगह वो फिर से लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर से उसके बाद में अगला कॉलम स्टार्ट हुआ। कौन सा? WCM में जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, कि ट्रिक किसी को याद नहीं रहती कि ट्रिक कैसे लगाते हैं, कि सभी फैक्टर्स पे इवन पावर हो, सभी फैक्टर्स जिन पे ऑड पावर हो उनके अबाउट साइन चेंज होगा, जिनकी नेट पावर इवन उनके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर तुम्हें ये बात याद रहती है तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे सर मॉड पे आगे, मॉड का जवाब हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होता है। फिर सर मॉड की हमें ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी थी, हम भूल जाते हैं कभी कभी, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो इसके सॉल्यूशन लिखने की बजाय वहां पे वो बात लिख दी ब्लैक बादल बनाकर, कि भाई सर ने बोला था कि इसमें आपको सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू, अलग अलग टाइप की वैल्यू पुट करके देखनी है ना? ये बात क्लियर है। फिर लॉग पर आगे, लॉग की प्रॉपर्टीज पर आगे, ऐसे छोटा छोटा बिल्कुल एकदम कंसाइज करके कुछ भी पॉइंट, चाहे वो ब्लैक बादल वाला पॉइंट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, चाहे इंपॉर्टेंट नोट हो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो, वो छूटना नहीं चाहिए जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लर्निंग बदल सकता है। समझ गए? कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपके हिसाब से। हो सकता है सर उसमें आपने बोला 2 पेज आगे पीछे, मतलब टोटल 4 पेजेस, हो सकता है हमारे 3 पेज बन जाए, कोई बात नहीं, बट बनाना स्टार्ट करो, ये काम आते हैं रिवीजन के वक्त। ठीक है, वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब उसके बाद में एक कॉलम मैं आपको ऐड करने के लिए बोलूंगा, दैट इज, उसमें आप लिखोगे एड्रेस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक लाइन होनी चाहिए जिसमें एक रो जाएगी क्लास एग्जांपल्स, एक रो जाएगी डिब्बी, फिर एक रो जा सकती है डीपीपी, ये सब। कि जब आप शॉर्ट नोट्स, मैं ये आज के लिए तैयारी नहीं करनी भाई, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज, इस पे थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूं, सेट थ्योरी मुझे भी पता है स्टार्ट करना है, बट ये टाइम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं ये एक बार बताऊंगा। अब आपको आने वाले कक्षा 11वीं में टोटल 16 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के बाद में नहीं बताने वाला हूं, आज सीख लो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। सर ये क्या है? एड्रेस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा तूने गणित के शॉर्ट नोट्स बनाए, इसमें कहीं पे तूने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जो जो सवाल आपने इंपॉर्टेंट लिखे थे या आपको कभी लगे, जैसे 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 ये वाला सवाल है सर इस सवाल मैं चाहता हूं कि आज से 2 महीने बाद में या 3 महीने बाद में जब एडवांस का AITS आने वाला होगा तो इस सवाल को मैं रिवाइज करूं। अब तुम कॉपी में ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा, बट आपके पास शॉर्ट नोट्स में एड्रेस है इसका। एड्रेस मतलब एड्रेस कैसे? अब एड्रेस बताता हूं। ठीक है, एड्रेस क्लास एग्जांपल में सेट थ्योरी लेक्चर 1 स्लाइड 8। पूरा सवाल लिखने की कहां जरूरत है भाई, ये लिख लिया एक एड्रेस। कि क्लास में सर आपने ये वाला एग्जांपल करवाया था जो मुझे कम समझ में आया था, एडवांस में जब मैं पेपर देने जाऊंगा या एडवांस का AITS देने जाऊंगा या एडवांस का पेपर देने जाऊंगा क्लास का, तो ये सवाल दोबारा रिविजिट करूंगा। सेट थ्योरी लेक्चर 1 स्लाइड 8, आपको सीधा वहीं पहुंचना है, समझे? फिर आपको ऐसा लगे कि सर एक आपने, मैं ऐसी एग्जांपल बता रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 5 स्लाइड 9। डिब्बी में सर एक डिब्बी नंबर 27, डिब्बी नंबर 31, डिब्बी नंबर 64, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनमें मैं फंसा था। डीपीपी में सर डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10। कितने लोगों को बात समझ में आई कि इसका क्या फायदा है?
इसका फायदा है ना, जब तुम लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन कर रहे होगे बेसिक मैथमेटिक्स 20 लेक्चर में पढ़ाए गए चैप्टर का, तो 20 लेक्चर में तो हमने 250 से ऊपर सवाल सॉल्व किए, 250 को 250 दोबारा करोगे? इज इट पॉसिबल कि मान लो इस संडे को टेस्ट हो, तुम 250 सवाल फिर करने बैठ जाओ और पैरेलल में क्लासेस भी चल रही होंगी? और ये मत बोल देना कि सर यही इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जांपल लिया है कि डिब्बी आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है, दो जो आपको दोबारा करनी चाहिए। तो सर दोबारा तो हम नहीं करेंगे। और सर सोचो, अब जब हम जेईई एडवांस में, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ 1.5 साल बाद में आपने सेट थ्योरी के नोट्स उठाए 20 लेक्चर के, सर 60 पेज या 70 पेज के नोट्स हैं, दोबारा सारे कहां से रिवाइज करें? हमारे पास में लास्ट में रिवीजन के नाम पर ये 2 पेजेस होंगे और उनमें लिखा हुआ ये एड्रेस होगा। एड्रेस का पेज चाहे आपको अलग से ऐड करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। सवालों का एड्रेस होना चाहिए कि ये सवाल मुझे फिर करके देखने हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो ये इसका की पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। उनको यही नहीं पता, तो सवाल सॉल्व कर रखे उन्होंने अच्छे तरीके से, खुद ने कैलकुलेट कर रखे हैं, बट रिवीजन के वक्त वो सवाल सॉल्व कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस ही नहीं है। एक बार क्लियर है तो CLR लिखकर भेजना प्लीज, क्योंकि ये बात मेरी समझानी बहुत जरूरी थी। ये सब तो आप अपने हिसाब से नोट्स में से देख देख के लिख ही लोगे, बट व्हाट अबाउट दिस, ये कोई नहीं करता है। करना, बिलीव मी, आज नहीं फायदा होगा, कल नहीं नंबर आएंगे, बट जब बाकी दुनिया, बाकी बच्चे परेशान होंगे कि कैसे रिवीजन करें, आप विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स आप पूरी रिवीजन करके निकल जाओगे। बाकी लोग ये सर, बाकी एक बच्चा आपके बगल में बैठा, वो बोल रहा है सर बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर के ना 70 पेज के नोट्स हैं सर, कैसे रिवाइज करूं? घूमता रहे भाई, कैसे का जवाब ये रहा। ये तरीका है 1 स्टेप। आज आपको एक चीज और फील हुई होगी, अच्छा ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने, और ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती है और इंपॉर्टेंट बातें सबके हिसाब से अलग अलग होती है। और ऐसा नहीं है कि सर ये आपको आज ही बनाने हैं, क्या हो सकता है आपकी डिब्बी अभी किसी ने हो सकता है 50 तक ही सॉल्व की हो, तो 50 तक ही तू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख पाएगा, उसके आगे जब पूरे सॉल्व करेगा तब पता चलेगा ना तुझे, है ना? तो ये शॉर्ट नोट्स वाला काम जो है वो आने वाले इस वीक में आप कंप्लीट कर लेना, संडे तक। क्लियर? अब मेरी जो ड्यूटी बचती है वो ये है कि डिब्बी के सॉल्यूशंस मेरी तरफ से पेंडिंग है ना, सॉल्यूशन वीडियो ये मैं आपको दूंगा। फिर आपके पास में एक शीट होगी, उस शीट में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी में रखा जाएगा PYQs, सेक्शन बी में लिखे जाएंगे सर चैलेंजर प्लस CTQs, और सेक्शन ए में मिक्स्ड प्रोफाइल के सवाल होंगे। मिक्स्ड मतलब इजी प्लस मीडियम। ये शीट तैयार होते ही मैं करवा दूंगा अपलोड, और उसके बाद में इसका होगा डिस्कशन। ठीक है? नहीं अभी तो चलेगी क्लास। अच्छा हाँ, इसमें 2 तरीके के फीडबैक मेरे पास आने वाले हैं। स्टूडेंट ए, सर बहुत एक्टिक है, लेक्चर ही इतने ज्यादा ले लिए हैं, उसमें इतने सारी डिब्बी हैं, वही नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ये कहां से करेंगे सर? सर ये तो बहुत टफ है, क्योंकि इसमें सवालों को रगड़ा जाएगा भाई, इसमें सवालों को रगड़ा जाएगा। इसमें ऐसे सवाल डालूंगा जो तुम्हें देखते ही यही नहीं, मतलब देखते ही नहीं समझ में आएगा सर इसमें पेन चलाऊं कि छोड़ दूं। ठीक है, इसके 3 पार्ट बना के डाल रहा हूं। PYQs में सब कवर हो गया, मेंस के एडवांस के जितने PYQs। CTQ चैलेंजर में ऐसे सवाल जो सर देखते ही आपको ये लगेगा कि सर लगता हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, देखते ही फील आएगी इसमें। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं। ये एक ऐसी शीट होगी जो आपके कॉन्फिडेंस को 100 से सीधा 10 पे ले आएगी। अभी आपका कॉन्फिडेंस जिस भी लेवल पे है उसको 10% पे ले आएगी। अब इसका नाम मैं एडवांस सेशन रख दूं तो तुम्हें लगेगा सर ने एडवांस। एक बार तो ये शीट देख तो लेना, मुझे एक स्टेप लेने तो दे, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि एडवांस है कि मेंस है। हर बार बोल बोल के यार तुम अभी भी उस जोन में हो क्या कि मैं अगर यहां लिख दूं कट
कट्टर एडवांस शीट। लो भाई, बस नाम ही बदलना है मुझे, अंदर नहीं देखेगा कोई, बस ये नाम हेडिंग चाहिए सर हमें तो। उसके बाद में सवाल चाहे सर इजी इजी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नाम तुम्हें पसंद आता है ना, फिर हम इधर उधर जाके बोलते भी हैं भाई हमारे तो उस सब्जेक्ट में ना कट्टर एडवांस पढ़ाते हैं सर। इससे बाहर आ जाओ भाई, ठीक है ना। ये जो शीट होगी इसका डिस्कशन अगर हो जाता है, ये शीट आप तक पहुंच जाए, फिर बताना कि एडवांस की है कि मेंस की है कि क्या है। आई ऑल्सो नो कि ये सब नाम बड़े अट्रैक्ट करते हैं, उससे मेरी पॉजिटिविटी बनेगी। 5 जगह स्टोरी लगाई जाएगी कि सचिन सर तो भाई अपने बैच में कट्टर एडवांस देते हैं, वो नहीं चाह रहा हूं ना। ऐसा कभी कहा मैंने कि मैं ही एडवांस पढ़ाता हूं, मैं ये हूं वो हूं, कभी नहीं। ये शीट अपलोड होगी, तू सॉल्व करके देख लेना, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये एडवांस की है कि मेंस की है, ठीक है। हाँ, और इसमें मिक्स्ड पोर्शन डाले जा रहे हैं। मिक्स पोर्शन मतलब इसमें मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसमें पुराने सालों में मैंने जो CTQs इधर उधर पढ़ाए हैं अलग अलग किताबों से, वो भी सवाल होंगे, इसमें PYQs भी होंगे। है ना। इनफैक्ट ये नाम की बात आई तो जब पहला पहला अर्जुना पढ़ाया था तब मैं इसका नाम रखता था नो मर्सी शीट। फिर मैंने ये नाम भी हटा दिया, मैं कहा शीट है, सवाल है, सॉल्व करो, कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो सिखा जाएंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस, कब अपलोड होगी, कब डिस्कशन होगा, दैट इज माय पार्ट ऑफ द ड्यूटी। आप उसमें प्लीज कभी भी कमेंट में मत करना कि आज ही डाल दो, मैं अपने आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरी ड्यूटीज में मैंने आपको बता दिया कि ये मैं करने वाला हूं। और एक और पहले ही नोट बता दूं आगे बढ़ने से पहले, शीट वाला काम आगे कंटिन्यू होगा, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। ठीक है, हो सकता है मैं 3 चैप्टर तक ये शीट दूं, चौथे चैप्टर से शीट देनी बंद कर दूं, तो समझ लेना कि आपका रिस्पॉन्स गायब हो चुका है ना, समझे। तो इसलिए आपको इसमें जब मैं बोलूं कि उस दिन मेरा डिस्कशन होना है, जैसे अभी कल परसों में शीट नहीं अपलोड हो रही, अभी 1 हफ्ता चाहिएगा मुझे शीट को बनाने के लिए, वो शीट मैं तुम्हें दूंगा 1 हफ्ते के लिए कि तुम पहले घर पे सॉल्व करो, फिर उसका डिस्कशन लगाएंगे किसी दिन रात को, लाइव होगा कि रिकॉर्डेड होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। उस डिस्कशन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेगा ये काम। रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता रहा तो मैं शीटें देता रहूंगा, रिस्पॉन्स ये वाला आता रहा कि सर नहीं चाहिए हमारे से, तो यही नहीं पूरा हो रहा क्लास वाला ही, तो ये शीट बंद हो जाएगी, या फिर ये अपलोडेड रहेगी आपके सेक्शन में, तुम उसका देख लेना क्या करना है, समझ गए। तो दैट इज टोटली ऑन योर, समझ गए। तो भैया एक अभी पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। दूसरे चैप्टर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सैंपल शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताई दिया। कैसा चैप्टर है सर ये? इजी थ्योरेटिकल MJO, मजेदार है, इजी है, थ्योरेटिकल है और छोटा सा चैप्टर है, स्मॉल। जल्दी से जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आसान थ्योरेटिकल मजेदार चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आप इसमें जरूर लिखोगे, आपने आप नई हेडिंग डाल ली होगी, 1 क्वेश्चन 100% आप बोल सकते हो मेंस में आएगा जिसमें सेट थ्योरी इन्वॉल्व हो रही, एंड यूज्ड इन एवरी क्वेश्चन ऑफ एडवांस। प्लीज मार्क दिस, मैंने बोला है एवरी,
ये एडवांस के हर सवाल में ये चैप्टर यूज होता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स या लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ये सवाल पूछने का एक तरीका है। ये क्या है? सवाल पूछने का एक तरीका है। एडवांस वाले इसको हर सवाल में यूज करते हैं। मेंस में आप बोल सकते हो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट एडवांस में मैंने क्या बोला? यूज होगा। यूज होगा मतलब कि सवाल में आपको दिख जाएगा कि लैंग्वेज जो उसने लिखी है वो सेट थ्योरी के फॉर्म में है। क्लियर है? तैयार हो? ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आसान है, थ्योरेटिकल है, मजेदार है। आ जाइए। अब देखो, मैथ्स की बोलते हैं ना फीडबैक एकदम, अब तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा आसान आपको अब आने वाले 3 या 4 दिन के लिए मैथ्स लगने वाली है। कुछ नहीं लिखने का काम है। व्हाट इज सेट? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर्स। ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो या फिर आप नंबर्स बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइंड। नाउ वेल डिफाइंड का मतलब होता है ना आराम से, इजी, रिलैक्स हो जाओ, अब कुछ नहीं। कोई स्क्वायर कहां करना है, डोमेन वोमेन कुछ नहीं। वो अलग बात है कि इसमें भी नचा दिया जाएगा आपको, इसमें भी सवाल ऐसे ऐसे डाल दिए जाएंगे। सर जे नहीं समझ में आ रहा हो, एक आधा सवाल तो करवाना पड़ेगा ना। एक आधा क्या मतलब, एक पर्टिकुलर पोर्शन हम ऐसा करेंगे इसमें भी जिसमें मजे आने वाले हैं, बट अभी तो आसान है। तो व्हाट इज सेट? सेट किसको बोलते हैं सर? सर हम तो उधर बोलते हैं, सेट होने वाली थ्योरी को हम सेट थ्योरी बोलते हैं। मैं कहा उस थ्योरी से पहले बाहर आ जा, वो थ्योरी तुझे समझनी भी नहीं अभी, ये वाली सेट थ्योरी समझ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको अगर 50 अलग अलग लोगों को बताई जाए तो सबका जवाब सेम आए। लिखना नहीं है, रुक जाओ, है ना। 50 अलग अलग लोगों को बताई जाए तो सबका जवाब सेम आए। जैसे मैंने बोला कि पहले 5 नेचुरल नंबर बताओ, ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड कहलाएगी, बिकॉज पहले पांच नेचुरल नंबर मैं कहीं पर भी किन्हीं भी 50 लोगों से पूछूं, सब मुझे एक ही जवाब देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कि पहले 5 नेचुरल नंबर बताओ, ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है। कोई भी इसमें ये नहीं बोल सकता कि 1 2 3 4 6, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज उसको फिर पता ही नहीं है। अब सर नॉट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट कौन सी होगी? मैंने बोला कि 5 टॉप नॉच हीरोइंस के नाम बताओ। टॉप नॉच मतलब जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो। अब ये सवाल अगर मैं 50 लोगों से पूछूंगा तो 50 के अलग अलग जवाब होंगे, है ना। टॉप हीरोइन का क्या मतलब है सर? या फिर दूसरा कि या फिर दूसरा सवाल ये है कि मैंने तुम्हारे ही बैच में बोला कि तुम में से भाई किन किन के, मैंने 2 स्टेटमेंट बोली, तुम लोग सामने बैठे हो, दैट इज अर्जुना वालों से 2 स्टेटमेंट पूछी। पहली स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट नंबर 1, मैंने बोला कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80% है। फिर दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये बोला कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट है। पहले स्टेटमेंट में मैंने बोला कि वो बच्चे खड़े हो, जैसे इमेजिन करो सामने आप बैठे हो, अबे रुक जाओ रश्मिका मंदाना रुक जा बेटा रुक जा, विराट कोहली हीरोइन है बेटा, गजब है भाई, इतना भी अपने आप को फ्री नहीं छोड़ना है, इसमें समझ ले इधर। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है? आप लोग सामने बैठे, मैंने बोला कि वो बच्चे खड़े हो जाइए जिनके 10th में मार्क्स 80% या उससे ज्यादा है। तो यहां पे सबको अपना रिजल्ट आई गया, सब सोच के कि हाँ यार मेरे तो 79.8% है, सर ने बोला 80 या 80 से ऊपर, तो वो नहीं खड़ा होगा। जिसके 80 या फिर 80 वाले हैं वो सब खड़े हो जाएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि सबको पता है कि आप उस कैटेगरी में लाए करते हो कि नहीं करते हो। अब मैंने बोला कि इंटेलिजेंट बच्चे खड़े हो जाओ, तो पीछे बैठा हुआ जो हमारा लिटिल गोलू है वो भी सोच रहा था कि आज सुबह सुबह घर से निकलने से पहले मम्मी ने कहा था अरे मेरा राजा बेटा कितना इंटेलिजेंट है तो मैं भी इंटेलिजेंट हूं, मैं भी खड़ा हो जाता हूं, है ना।
अब इंटेलिजेंट की इज नॉट ए पर्टिकुलर डेफिनेशन, नहीं समझे? इंटेलिजेंट की देयर इज नॉट ए पर्टिकुलर डेफिनेशन। जहां पे सारे के सारे 60% वाले बच्चे बैठे हैं जिनके मार्क्स 10th में 60% आए हैं, तो उनके हिसाब से 70% वाला इंटेलिजेंट है। ये एक रिलेटिव टर्म है। जिसकी जहां पे सारे के सारे 70% वाले बैठे हैं सर, उनके हिसाब से 80 वाले इंटेलिजेंट है। 80 वाले बैठे हैं सर, उनके हिसाब से 100 वाले या 90 वाले इंटेलिजेंट। जहां 90 या 100 वाले बैठे हैं उनके लिए जी एडवांस वाले इंटेलिजेंट है ना? तो सर ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, ये वर्ड इंटेलिजेंट वाला वेल डिफाइंड नहीं है। तो बेटा सेट हम किन से बनाते हैं? V means there should be no ambiguity regarding the inclusion and exclusion of the objects. वेल डिफाइंड स्टेटमेंट उसको कहा जाता है जिसको सुनते ही आपको एकदम क्लियर हो जाए कि इस ऑब्जेक्ट को हमें सेट में लेना है या नहीं लेना है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेके आ रहा हूं, इनमें से बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है। जो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड हो WD लिखना, और नॉट वेल डिफाइंड हो NWD लिख देना, ठीक है? पहली स्टेटमेंट के बारे में पढ़िए प्लीज, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। ये बात अगर मैं जाकर 50 लोगों को या 1000 लोगों को जाकर बोलूं कि मुझे इवन नंबर्स का कलेक्शन चाहिए, तो ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड है? सर पहले वाली स्टेटमेंट हमेशा वेल डिफाइंड है। क्यों? दिस स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को पता होगा कि हमें उस कलेक्शन में इवन नंबर्स को लेना है। 0, 2, 4, 6, 8, 10। जब आप ये कलेक्शन बना रहे होंगे तो आपको दिमाग में एकदम 100% क्लियर होगा कि 5 को नहीं लेना है, 6 को लेना है। तो किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, वी आर 100% क्लियर। कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स, सर ये भी वेल डिफाइंड है, इसका जवाब PW हो गया। बट मैंने कहा मैं 50 लोगों से पूछूं ये स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखना। वेल डिफाइंड मतलब कि सब तरफ से जवाब सेम आना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स, तो इसका जवाब आप बोल सकते हो सर हाँ दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। मैंने कहा कैसे? बोले सर PW के सारे टीचर ऑसम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ये स्टेटमेंट वहां जाके पूछूं तो वो बोल रहा भाई हमारे यहाँ के बहुत जोरदार है। यही स्टेटमेंट वहां से निकलकर वहां जाके पूछूं, बोले हमारे यहाँ के बहुत जोरदार है। वहां से निकलकर वहां जाके पूछूं, हाँ सारे कवर कर लिए मैंने। वो बोलेंगे बाकी सब तो उनको तो कुछ आता ही नहीं, ये है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेल डिफाइंड, बट मैं यूनिवर्सली बात कर रहा हूं तो नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, सर सारे राइटर टैलेंटेड ही होते हैं, है ना? सारे राइटर टैलेंटेड ही होते हैं, जिसने किताब लिख दी वो टैलेंटेड। मोस्ट टैलेंटेड का क्या मतलब है? तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि अब सर टैलेंटेड का क्या मतलब है? वैसे इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, सुंदर, ये सब नॉट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स में आते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सर वेल डिफाइंड, बिकॉज इसके दो ही रूट्स हैं, दैट इज x बराबर 2, and 3। तो जो आप कलेक्शन बनाओगे उसमें यही दो लोग आएंगे। दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। Collection of all the vowels of the English alphabet, yes sir, this statement is also well defined. Group of intelligent students in the JEE batch, not well defined. Intelligent कौन से होते हैं सर वो तो बता दो। Collection of difficult topics in mathematics, थोड़ी देर बाद में तो कुछ बच्चों को ये भी डिफिकल्ट लग सकता है ना? तो ये भी सर डिफिकल्ट का मतलब कोई यहां पर स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना? कोई एक टॉपिक है, कोई एक जो किसी बच्चे को हो सकता है डिफिकल्ट लगे, दूसरा बच्चा बोले सर मुझे तो मजा ही आता है सर लॉग के सवाल सॉल्व करने पे। एक को पूछूं लॉग, बोले सर समझ ही नहीं आता, कब डोमेन लेनी है, कब ये करना है, कब वो करना है। दूसरा बोले सर मैं तो लॉग वाले सवाल तो सर और दे दो 50, मजे आते हैं मुझे तो सॉल्व करने में। समझे कि नहीं समझे? तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड, है ना? चलिए ठीक है। हाँ अब मैं आता हूं डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म, इसी को ही हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? रोस्टर फॉर्म या इसी को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ध्यान सुनना, मजेदार है। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है कि हम सेट एक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर वो एलिमेंट लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, चलता जाएगा। दीज ऑल आर एलिमेंट्स। अभी लिखा के अभी एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स
ऑफ द सेट बोल दो, या फिर एलिमेंट्स की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, दैट इज मेंबर्स ऑफ द सेट बोल दो। करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस यूज होते हैं और सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एक कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? कैपिटल लेटर से। ठीक है। अब इस रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? हमें ऑल एलिमेंट्स आर विजिबल। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? विजिबल एलिमेंट्स, या ऑल एलिमेंट्स आर विजिबल। हमें सारे एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये रहा, ठीक है, मैंने बोला कि फॉर्म ए सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, जितने भी वॉवल्स हैं उन सबका एक सेट बनाओ। आराम से देखना जरा, ठीक है। तो आप उस सेट को कैसे बनाएंगे जरा देखना। सर उस सेट का नाम लिख लेते हैं, लेट्स से दैट सेट इज एक्स। ठीक है, कोई भी एक कैपिटल लेटर यूज कर लो, टोटल आपके पास में 26 ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कोई भी एक लेटर। ठीक है, हाँ ना। वॉवल्स के सेट बनाने हैं तो सर वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये सेट में टोटल 5 मेंबर्स होंगे सर, ये बन गया सेट। करली ब्रेसेस यूज किए हैं, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, बीच में कॉमा लगाया है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है, हाँ ना। करली ब्रेसेस जरूर, और बीच में ब्रैकेट, ये सब इसके मेंबर्स हैं, या फिर आप इनके मतलब इन सबको इसके एलिमेंट्स बोल दो या मेंबर्स बोल दो इस सेट के। ठीक है, फॉर्म ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का एक सेट बनाओ। मान लेते हैं उस सेट को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, पहले 5, फर्स्ट 5, एनी 5 नहीं बोला, पहले 5। तो पहला आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4। ये पहले 5 कंप्लीट हो गए सर। कोई डाउट नहीं सर। मैंने कहा ये सेट को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो? जिस फॉर्म में आपको एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं, कॉमा लगाकर करली ब्रेसेस के बीच में आप जब लिखते हो तो वो फॉर्म कहलाती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। बहुत बढ़िया। फॉर्म ए सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स 120 चाहिए, यहां पर 23 चाहिए, है ना। 120 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4, 3, 12, 5 और 2, 23 चाहिए ना। तो 15 और 8, 8 और 15, बिल्कुल सही। तो इसके रूट्स आ जाएंगे सर, एक रूट आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा 15, है ना, बिल्कुल सही। तो सेट बना देते हैं सर। लेट्स से मैंने उस सेट को रिप्रेजेंट किया टी से, और उसमें किस किस को लूंगा? 8 और 15 को। ठीक है भाई, क्लियर ये वाली बात? 8 और 15। अब ये वाली जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, कौन से वाली? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। इसमें नोट करने वाली 2 चीजें हैं। पहली चीज है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। एलिमेंट्स रिपीट करते हुए नहीं दिखाई देंगे आपको। मतलब कभी भी आपको कोई सेट ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा जिसमें 1 1 2 3 4। ये 1 2 बार आ ही नहीं सकता, एक ही बार आएगा। पहला क्या है? अबे रुक जा होनोलुलु, रुक जा, इधर देख। पहला नोट करने वाली चीज है, इस फॉर्म में या सेट थ्योरी में कभी भी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड ही नहीं होता। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब क्या है? स्पेलिंग ठीक लिखे देख लेना, है ना। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज इमैटेरियल मतलब जैसे मैंने आपको भी बोला कि एक सेट बनाओ जिसमें वॉवल्स होंगे, जिसमें एक सेट बनाओ जिसमें क्या होंगे? वॉवल्स होंगे। एक बच्चे ने ऐसे बनाया, बोले सर ए ई आई ओ यू। अब ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज इमैटेरियल का मतलब ऐसा नहीं है कि ए पहले आएगा, ई को पहले लिख दो, आई ओ यू ए, ये भी वही है।
तो ये बात ये बताती है कि कौन पहले लिखा जा रहा है कौन बाद में लिखा जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? दो बातें बोली, दोनों बातें एकदम क्लियर है। रोस्टर फॉर्म ध्यान से देख लीजिए, वो फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट्स विजिबल होते हैं, एलिमेंट्स के बाद में हम कॉमा लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं। ठीक है? रिपीटिशन किसी भी एलिमेंट का होगा नहीं, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं दिखा हुआ दिखना चाहिए, दैट इज परफेक्टली रॉन्ग। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज इमटेरियल, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ वॉवल्स बनाओ, तो एक बच्चा अगर ऐसे लिख रहा है दूसरा ऐसे लिख रहा है तो एक ही बात है, बस सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। क्लियर है? हाँ ना, बिल्कुल सही। ठीक है? हाँ हाँ, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, एक चीज और बता दूं, फिर मैं आपके पास एक सवाल लेकर आता हूं। एक होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बोल दो, या फिर ऑर्डर बोल दो, ऑर्डर ऑफ द सेट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो। ये सारे बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए सेट और कार्डिनल नंबर, ये सारे क्या होते हैं? बराबर। मतलब ये तीनों चीजें क्या है? बेसिकली सेम है। और लास्ट वाले में मैंने डेफिनेशन लिख दी है। कंसीडर दिस, अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सेट है ए, है ना? अभी रुक जाओ, काहे का नहीं मुंडा, टाइम हो गया क्या? बस 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 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे लगा मजेदार चैप्टर चल रहा है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सेट ए, या मैं आपसे पूछूं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, या मैं आपसे पूछूं, ये वाले आपसे यहां से जवाब समझ में आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये सारे के सारे बराबर हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, इसका जवाब दोगे आप 4, 4 है सर इसमें। तो बस अब इसी चीज को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान देंगे, इसी के दूसरा नाम है ऑर्डर ऑफ ए सेट या फिर कार्डिनल नंबर। क्या बात क्लियर है? इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, इस पूरी बात के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ऐसे यूज होता है। ये जो n है बाहर ब्रैकेट में लिखने के बाद में n लिखते हो, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है? तो मैं यहां से डायरेक्टली ये भी पूछ सकता था कि व्हाट आर ये वाली चीज। अब जैसे ही मैंने ये पूछा तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज बन गई, पूरा इंग्लिश में बोलने की बजाय कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तुम सीधा सीधा पूछो, मैं जब ऐसा लिखूंगा कि सेट ए ये है, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तुम बोलोगे सर 4, है ना? क्लियर है? क्लियर? बस अब आ जाओ इन सवालों पे भी भाई। जैसे इसमें अगर मैं आपसे इस सेट का कार्डिनल नंबर पूछूं, पूछने का तरीका मैं ऐसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 4 5, ये इसका कार्डिनल नंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी, सर आप बोलोगे 2। ठीक है? पहले एक बार छठे पे आता हूं। ठीक है? छठे पे, सेट एक्स denotes the set of all the letters of the word Honolulu, then cardinal number of set x। तो उसने बोला कि होनोलुलु के सारे लेटर्स का एक सेट बनाओ। ठीक है सर, मान लेते हैं कि वो सेट जो है वो मैं उसको टी से रिप्रेजेंट करता हूं। अब एक लेटर है एच, एक लेटर है ओ, एक लेटर है एन, फिर एक लेटर है ओ। तो ये एच ओ एन ओ दोबारा आ रहा है, तो मुझे ओ दोबारा यहां लिखना चाहिए। तो आंसर इज सर नो। कुछ बच्चे इसका जवाब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सेट के अंदर एच ओ एन ओ ये बार बार लिख लिया, जबकि उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं है, इसका मतलब सर ओ ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा रिपीट मत करवाना। एच आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, अब आएगा सर एल।
दोनों L आ गए, U। तो जब आप इसका सेट बनाने जाओगे तो सेट ये होगा। और इसका अगर मैं कार्डिनल नंबर पूछता हूं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट T पूछता हूं, तो आप आंसर बोलोगे 5, है ना कि 8, क्योंकि सर रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना। O 2 बार नहीं आएगा, L 2 बार नहीं आएगा, U 2 बार नहीं आएगा। और तुम ये होनोलुलु पे इतना हंस क्यों रहे हो बे? ऐसी क्या बात बोल दी इसमें है? हर वक्त दिमाग में कचरा ठीक नहीं होता सर। हमारे दिमाग में कचरा नहीं है, हमारे तो कचरे में ही दिमाग है। मैंने कहा वहां से भी बाहर निकलो। सीख गए। मजा आ रहा है कि नहीं आया? ईमानदार से बताना सर, ये ठीक लग रहा है, ये कहां था चैप्टर? आप भी सर गजब आदमी हो। मैं कहा क्यों, क्या कर दिया मैंने? बोले सर पहले ही आपको ये पढ़ाना चाहिए था। मैं कहा इससे क्या होता? बोले गणित से प्यार हो जाता है सर, ये तो कितनी बड़ी बड़ी बातें चल रही है। हाँ क्या बेटा, क्या कर नोट साइड में हो जाऊं? अच्छा, लिखने में भी मजा आ रहा है सर, सारा थ्योरेटिकल है। देखो इस पूरी स्क्रीन पे देखो नंबर कितने कम दिखाई दे रहे हैं, है ना सर? ये पहले पढ़ाते मतलब प्यार हो जाता गणित से। मैं कहा तेरे को प्यार थोड़ी करवाने लाए यहां। पहले तुझे समुद्र में डाल दिया गया, फिर तुझे स्विमिंग सिखा रहे हैं अब। थोड़ी देर तेरा सांस भूला सर, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं। मैं कहा आएगा आएगा, घबरा मत। 2-4 बार फेफड़ों में पानी भरेगा ना या तो डूबना सीख जाएगा या तैरना सीख जाएगा, दोनों में से एक ही बात होगी। नाउ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड्स 42। डिवाइड्स 42 का मतलब है दैट इज फैक्टर्स ऑफ 42। फैक्टर्स बोल दो या फिर डिवाइजर्स बोल दीजिए। बताओगे क्या? 42 के सेट एक्स से डिनोट कर रहा हूं। अच्छा, इसने यहां पे सेट एक्स बोला था, ठीक है, मैंने टी ऐसे लिख दिया। उसने खुद बोला है सेट एक्स है इसका नाम, तो यहां पर भी मैं एक्स लिख देता हूं चौथे वाले में। फटाफट शुरू हो जाइए, 42 के फैक्टर्स लिखने, बस हो रहा। 42 के फैक्टर्स, और वो भी सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। सर 1 है इसका फैक्टर, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 14 3 42 भी होता है, 42 है ना, फिर 21 भी होता है, 6 और हाँ, और फिर 42 होता है भाई। वन 2 3 6 7 14 21 42, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अब मुझे कार्डिनल नंबर बताओ। व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स? डिविजर्स लिखने आने चाहिए भाई। मैंने प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछे, मैंने डिवाइजर्स पूछे हैं, वो सब सारे नंबर जो इसको डिवाइड करते हो। 9 कैसे हो गए? 3 3 6 और 2 8 ही तो हुए, और कौन सा है? 8 8 नहीं होता भाई इसका फैक्टर। हाँ ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल छोड़ के जा रहा हूं, और वो स्माइल कल जरूर लेके आना वापस, ठीक है भाई। डिब्बी वाले सॉल्यूशंस की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी 74 तक, ठीक है। मॉड्यूल ट्राई करो मल्टीपल सिटिंग्स में कंप्लीट करने की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। रही बात शीट्स की, तो शीट आपको बहुत जल्दी अपलोड करवा दी जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूं, वो क्या भावनाओं में बह गया था ना आसान चैप्टर, इसलिए बाय बाय।